हेलो बच्चों, डीडी पाठशाला यानी घर घर की पाठशाला में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 11th की एक महासंग्राम सीरीज कर चुके हैं, जिसकी 8-10 लेक्चर हो चुका है। अगर जिन जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखा वो क्लास कर ले, लेकिन इसके बाद भी आज का क्लास क्या होने वाली है, हम एक बड़ा क्लास यानी 2 से ढाई घंटा क्लास ये चलेगी। इस क्लास महा मैराथन के नाम से है, जिसमें हम क्या कराने वाले हैं, जिसमें हम कराने वाले हैं 2022 का प्रीवियस ईयर, 2023 का प्रीवियस ईयर, 2024 का प्रीवियस ईयर और 2025 का प्रीवियस ईयर। अगर ये चार प्रीवियस अगर अगर आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स का जो डर सता रहा है वो डर सच में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास में इसके एमसीक्यू को करते हैं, उसके प्रश्न को करते हैं। आप लोग क्लास को एंड तक एकदम लास्ट तक करके ही छोड़ना, उसके बाद एग्जाम में बैठना। क्लियर? नंबर आएगा, अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसीलिए बार बार बता रहे हैं कि क्लास को बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाना, एंड तक क्लास को करना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। पहला प्रश्न आपको मिलेगा क्या कि देखो बाबू, देखो 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 देखो, देखो कहाँ चला गया, यहाँ। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, स्टेटिक्स इम्प्लीवाई इम्प्लीमीज यानी सांख्यिकी से अभिप्राय क्या है, सांख्यिकी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सर सांख्यिकी का क्या मतलब होता है, सांख्यिकी का मतलब, स्टेटिक्स का क्या मतलब, क्या केवल डाटा से है, क्या सांख्यिकी की विधिया से है, या एक और दो दोनों, किससे है, सांख्यिकी का क्या मतलब होता है। सांख्यिकी जब हम लोग बहुवचन के रूप में करते हैं तो सर डेटा से मतलब होता है, और जब हम लोग सिंगुलर फॉर्म में यानी एक वचन के रूप में सांख्यिकी को परिभाषित करते हैं तो स्टैटिक्स मेथड की बात होता है, सांख्यिकी विद्या की बात होता है। इस प्रकार दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों यानी एक का क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। चलो वह आगे सवाल, अगला सवाल क्या है, देखो तो, स्टैटिक्स इज यूज्ड, स्टैटिक का कहाँ प्रयोग होता है, सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ होता है, स्टैटिक का यूज्ड कहाँ होता है। तो सर सांख्यिकी का जो प्रयोग होता है ना, वैज्ञानिक भी करते हैं, साइंटिस्ट भी करते हैं, इकोनॉमिस्ट भी करते हैं, और कोई बिजनेसमैन है वो भी करते हैं। इस प्रकार आंसर दो का क्या हो जाएगा, दो का आंसर हो जाएगा, चार हो जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर? तो दो का क्या हो जाएगा, चार। अगला सवाल, अगला आप लोग के सामने क्या है, देखो 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 क्या पूछा गया है, फ्रॉम विच लेटिन वर्ड हैज स्टेटिक्स बीन डिराइव्ड, यानी जो स्टेटिक्स वर्ड आया है लेटिन भाषा के किस शब्द से आया है। तो लेटिन भाषा के किस शब्द से, तो स्टेटस से आया है, स्टेटिक्स। स्टेटस से क्या आया है, स्टेटिक्स आया है। क्लियर? स्टेटस से क्या आया है, स्टेटिक्स आया, जो कि लेटिन भाषा है। अगर जर्मन वर्ड के बारे में पूछे, सर जर्मन वर्ड में स्टेटिक्स का उद्भव यानी उसका ओरिजिन वर्ड क्या है, तो बोलेंगे सर इस स्टेटिक्स, ये टी आई की वाला है, क्या STATIS TI की, ये क्या जर्मन वर्ड है जिससे कि स्टेटिक्स बना है। क्लियर? आगे चौथा, चौथा नंबर क्या सवाल है, द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड, अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़ा को क्या कहते हैं। जो सर अनुसंधानकर्ता होता है, जो डेटा को कलेक्ट करता है, उसको हम लोग अनुसंधानकर्ता बोलते हैं, जो डायरेक्ट रूप में करता है। अगर यहाँ अनुसंधानकर्ता खुद उसी के द्वारा संग्रहित कर रहा है आंकड़ा को, द डेटा कलेक्ट बाय द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड, क्या होगा, अगर डेटा खुद वह कलेक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक आंकड़ा। क्या बोलेंगे, प्राथमिक आंकड़ा। चार का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, सांख्यिकी का जो शब्द है, जो स्टेटिक्स जो वर्ड है, स्टेटिक्स का कहाँ प्रयोग होता है, एक अच्छा किस रूप में प्रयोग होता है, एक वचन के रूप में कि बहुवचन के रूप में। तो सर सांख्यिकी जो स्टेटिक्स होता है ना, एक वचन भी होता है, सिंगुलर फॉर्म में भी होता है, और बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म में भी होता है। तो पांच का क्या हो जाएगा, पांच का तीन हो जाएगा, सर ए और दो दोनों, बोथ ए एंड बी। करेक्ट? अब आते हैं 6 नंबर, 6 नंबर सवाल क्या है, देखो आप लोग बनाते जाना, है ना, क्वेश्चन को समझना, क्योंकि यही सब क्वेश्चन रिपीट आता है। मैं बार बार शुरू में भी क्लास में बोला हूँ
कि अगर 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 11th की एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 लाना है तो सारे प्रीवियस ईयर लेना है, उसके बाद जितने मॉडल सेट वो बना लेना है। अगर इतना कर लेते हैं तो आपके 40 में 40 आएंगे ही, क्योंकि क्लास 11th का एग्जाम प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो चलो अगला सवाल क्या है, छठा नंबर। यदि समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? if from the population some selected units are studied then is called। अगर बहुत सारा यूनिट्स है उसमें हम कुछ का चुन कर बाकी का रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी का चीज के बारे में बता देंगे, तो सर उसको हम लोग सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन कहेंगे, प्रतिदर्श अनुसंधान कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी सैंपल, एक सैंपल लेते हैं बाकी का पता लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन प्रतिदर्श अनुसंधान। 6 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर? अगला सवाल, जो सेंसस मेथड होता है, क्या है जो सेंसस मेथड होता है, इ- चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? सेंसस मेथड के बारे में पूछा जा रहा है, संगणना विधि के बारे में या जनगणना विधि के बारे में भी बोल सकते हैं। संगणना मेथड बोलो या जनगणना मेथड बोलो या सेंसस मेथड बोलो, तो सेंसस मेथड के बारे में कौन सा सही है? उपयुक्त जहां समग्र की सभी इकाई एक रूप ना हो। अगला देख लो, उपयुक्त जहां समग्र की सभी इकाई समरूप हो। जहां समग्र की, जहां पर जितना भी यूनिट है, यूनिवर्स में जितना भी यूनिट है, अगर होमोजीनियस रहता है, जहाँ पे होमोजीनियस रहता है वहां पे तो कोई भी एक डेटा को उठा लेंगे, बाकी को रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि एक जैसा ही सब कोई है, तो वो सैंपल मेथड में गिना जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ है उपयुक्त जहाँ समग्र इकाई की सभी इकाई जहाँ एक रूप नहीं होता है, जहाँ एक रूप नहीं होता है वहां पे क्या करते हैं हम लोग? सेंसस मेथड का पता करते हैं। और सेंसस मेथड का मतलब एक एक व्यक्ति से जाके डेटा को कलेक्ट करना सेंसस मेथड कहलाता है। जनगणना विधि कहलाता है। 7 का क्या हो जाएगा? 7 का 1 हो जाएगा। क्लियर? अगला, अगला सवाल, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर। देखो, अनुसंधान डेटा को कलेक्ट करने के लिए, आंकड़ा को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी विधियां होती है? देखो, डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे विधियां होती है, बहुत सारे। प्रत्यक्ष विधि से पता करेंगे, इंटरव्यू मेथड से पता कर लो, डाक द्वारा पोस्ट ऑफिस से पता कर लो, है ना, या हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी डेटा जिसको बोलते हैं सीधा सीधी, और एक होता है सेकेंडरी डेटा, जिससे क्या करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से पता करते हैं, है ना। तो उस प्रकार हो जाती है बहुत। ये ऑथेंटिक सवाल नहीं है, क्योंकि यह कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो हम लोग मेजरली मुख्य रूप से हम 6 को मान के चलते हैं कि सर 6 लगा देने से सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे होती तो बहुत है। आगे, अकॉर्डिंग टू टेली बार विच सिंबल इंडिकेट फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। जो निम्न में से कौन सा सिंबल जो है चिन्हित आवर्ती 5 को दर्शाता है? तो ये सिंबल कौन सा दर्शाएगा? 1 2 3 4 और एक 5 समूह का होता है ना, तो जब आवर्ती 5 का बात हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, अगला, याद रखना टेली बार 5 का ही समूह में बनता है। ठीक, तो 9th का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल, when both lower and upper limits are considered which series is called। जहां पर क्या होता है, जहां पर निम्न लोअर और अपर लोअर को आपस में मिलाकर गिना जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं सर, इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। 110 फिर 10 से 11, इसमें क्या करते हैं हम लोग मिला के चलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव सीरीज, समावेशी श्रेणी के अंतर्गत रहेंगे। अगला, रेंज, रेंज इज द, रेंज का मतलब क्या होता है? पारस का मतलब क्या होता है? सर पारस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। क्या है? अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, पारस बोलते हैं। बड़ा संख्या और छोटा संख्या के बीच में जितना अंतर होता है उसको ही हम लोग रेंज बोलते हैं, पारस बोलते हैं। क्या हो जाएगा? ए नंबर सही है। अगला सवाल, अगला क्या है सवाल आपके सामने? द क्लास मिड पॉइंट इज इक्वली। एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर होता है, एक वर्ग है क्लास इंटरवल है, उसका मध्य बिंदु किसके बराबर होता है? सर मध्य बिंदु बराबर होगा उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत। जहां पे औसत निकालेंगे, जहां पे बीच का पॉइंट निकालेंगे, वहीं पर क्या हो जाएगा? एक क्लास, एक वर्ग का मध्य बिंदु, उसी को बोलेंगे जहां औसत निकालेंगे। और गुणनफल में नहीं होगा, अनुपात में नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए में हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल क्या है?
द मिड वैल्यू ऑफ 60 से 80, पूछ रहा है 60 से 80 के बीच में, बीच का वैल्यू क्या होता है? बड़ा बड़ा डेटा रहेगा तो क्या करना है, सीधा जोड़ देना। 60 और 80 कितना हो जाएगा, 140 बटे भाग दे देना 2 से, क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे मुंह से भी हम लोग बोल सकते हैं 60 और 80 के बीच 70 आएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, 70। अगला सवाल देख लो। अगला सवाल क्या है, एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज रो एंड कॉलम आर कॉल्ड। अगर किसी डेटा को पंक्ति और स्तंभ में दर्शाते हैं, किसमें, पंक्ति और स्तंभ में दर्शाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, उसको हम लोग सारणीयन कहते हैं, टेबुलेशन कहते हैं। 4 का 1 हो जाए, कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं ना। अभी हम लोग लंबा रास्ता तय करेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन अगर कर लेते हैं तो सच बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, नहीं छूटेगा एग्जाम में सब। ठीक, तो एकदम पेशेंस के साथ आराम से खा पी के बढ़िया से तंदुरुस्त होकर इस क्लास को करो। ठीक, चलो आगे। 4 का क्या हो जाएगा, ए। 14 का ए। 15 नंबर देख लो। 15 नंबर क्या सवाल है, द मीड वैल्यू ऑफ 50 to 70। अब पूछ लिया 50 और 70 के बीच कौन सा संख्या आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा संख्या रहता है तो हम लोग आइडिया से बता सकते हैं, लेकिन तो पर भी देख लो 50 और 70 कितना होगा, 120। 120 का भागा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा आंसर सर, क्या 60? वैसे भी 50 और 70 के बीच क्या संख्या आता है, बीच में क्या होगा, 60 होगा, 60 होगा। क्लियर? 15 का क्या होगा, 3। अगला, अगला सवाल, अ ग्राफ ऑफ ए कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नोन एज। जो ग्राफ है, ग्राफ का जो संचयी आवर्ती है क्या दर्शाता है, तो संचयी आवर्ती किसको दर्शाएगा, तोरण चित्र को दर्शाएगा, ओजिव को दर्शाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। बार डायग्राम इज, दंड आरेख जो होता है किस प्रकार का डायमेंशनल होता है, किस प्रकार की होती है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, विमा रहित, यानी डायग्राम विथ नो डायमेंशनल, या इनमें से कोई नहीं। तो सर बार डायग्राम जो होता है ना, जो बार डायग्राम होता है, जो बार डायग्राम होता है, ये कैसा होता है सर, ये होता है कैसा, 1 डायमेंशनल होता है सर, एक बीम रेखा होता है। क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, एक बीम रेखा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे देख लो, क्लास करो, जैसा भी लगे, अच्छा लगे, एक बार कमेंट में जरूर बताना। कमेंट करने से थोड़ा सा अंदर में क्या होता है, एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन आता है ना। तो जरूर सब्सक्राइबर करना और शेयर भी कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा। देखो अगला सवाल, आंकड़ों के चित्रीय निरूपण का क्या उद्देश्य होता है, आंकड़ों का जो चित्र निरूपण है इसका क्या उद्देश्य होता है। आंकड़ा को यदि हम क्या करते हैं, क्या आंकड़ा का चित्र डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसका क्या क्या मतलब होता है, आंकड़ा को प्रस्तुत कर रहे हैं ना, डायग्राम में बनाएंगे या टेबल में बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, क्या करेंगे, प्रस्तुत ही करेंगे ना, संक्षिप्त थोड़ी कर रहे हैं, संघनीकरण थोड़ी कर रहा है, क्या कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। डायग्राम बनाओ या कुछ भी बनाओ, क्या होगा, प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में टोटल जो वित्त आरेख होता है उसमें टोटल केंद्र मान कितना होता है सर, उसका टोटल मान 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है सर, इसका 2। क्लियर? अगला सवाल देखो 20 नंबर में क्या है, द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ मीडियन इज। जो माध्यिका है, माध्यिका के गणना की जो आधार होती है वो क्या होती है, ये सवाल पूछा गया। सर माध्यिका की जो गणना के आकार होती है ना, वो वोजव वक्र से निकाला जाता है, वोजव वक्र से निकाला जाता है, तोरण वक्र से निकाला जाता है। तो क्या हो जाएगा, 20 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू विच सेक्टर। जो कृषि है, कृषि क्षेत्र है ना, वो कौन सा सेक्टर से बिलोंग करता है, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑल ऑफ दी, सर नहीं सर, प्राइमरी सेक्टर से। कृषि क्षेत्र किससे संबंधित है, प्राइमरी सेक्टर से है सर, प्राथमिक क्षेत्र से है। तो क्या होना चाहिए, 21 का 1। सबको जानते हो ये सवाल का आंसर। अगला सवाल, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन। जो भारत है कब स्वतंत्रता मिलती है भारत को, तो भारत को कब स्वतंत्रता मिलती है, 15 अगस्त 1947 से। किससे स्वतंत्रता मिलती है, तो ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से। ठीक, तो 32 का 1 हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखो,
व्हेन वाज द फर्स्ट डेटा सेंसस कलेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था। तो ब्रिटिश भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुआ था वो 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में। अगर पूछे स्वतंत्र भारत में, है ना, स्वतंत्र जब आजादी मिला उसके बाद पहली जनगणना कब हुआ, तो वो डेट याद रखना, कब? 1951 में। कितना? 1951। ठीक है, चलो आगे। अगला सवाल क्या है? विच ईयर इज क्या विच ईयर इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। महान जो विभाजक है किस साल को मानते हैं? तो सर 1921 को मानते हैं। कब मानते हैं? 1921 को महान विभाजक मानते हैं। क्यों महान विभाजक मानते हैं? क्योंकि इससे जो पहले है, याद रखना, इससे जो पहले है सर, मृत्यु दर यानी डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था, और जो बर्थ रेट है, जन्म दर भी है, ये भी सर बहुत ज्यादा था। जन्म रेट भी बहुत ज्यादा, मृत्यु रेट भी बहुत ज्यादा। ठीक, 1921 का पहला काल है ये। ठीक, अब 1921 के बाद क्या होता है कि सर जन्म दर ठीक था, बढ़ रहा था, लेकिन मृत्यु दर ना घट रहा था। अब मृत्यु दर क्यों घट रहा था? तब तक स्वास्थ्य सुविधाएं के बारे में, हेल्थ के बारे में लोगों की जानकारी पहुंच रही थी, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही थी, भोजन की सुविधा उपलब्ध हो रही थी, जिसके कारण मृत्यु दर क्या हो गया? घट गया। तो देखो 1921 से पहले ये स्थिति हुआ करता था, और 1921 के बाद ये स्थिति क्या हुआ होता था। हम संक्षेप में ये बात बता दिए। तो 1921 को हम लोग क्या मानते हैं? ग्रेट डिवाइडेड मानते हैं, महान विभाजक का ईयर मानते हैं। ठीक है ना? तो 24 का क्या हो जाएगा? 24 का 2 हो जाएगा सर। ठीक, समझ में आया ये बातें, है ना? अब अगला सवाल बनाओ। स्वेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था कब? देखो बाबू, इधर में मान लेते हैं ब्रिटेन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या मानते हैं? यहाँ पे मान लेते हैं, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ये क्या है? सऊदी अरब है। और यहाँ बीच में क्या है? एक नहर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक नहर बनाया गया है। इस नहर को बोलते हैं स्वेज नहर। पहले अंग्रेज इधर से व्यापार करते थे इंडिया, अब व्यापार कहाँ से कर रहे हैं? सीधा शॉर्टकट व्यापार कर रहे हैं। तो ये नहर बन गया ना, तो अंग्रेज को भारत के साथ व्यापार करना आसान हो गया। तो यही पूछा जा रही है, ये जो स्वेज नहर है, ठीक है, ये कब बना? तो सुएज नहर का परिवहन के लिए कब खोला? तो 1869 को खोला सर। 1869 को सुएज केनाल ओपन किया गया। ठीक, अगला सवाल, समझ रहे हो? अगला सवाल, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इंडिया सेकेंड प्लान। जो सेकेंड प्लान है, पंचवर्षीय योजना की जो द्वितीय योजना है, वो पूछा जा रहा है कब से कब तक चला था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब आया था? सर द्वितीय पंचवर्षीय योजना ना आया था 1900, कितना? 1956 से लेकर 1961। अगर पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान पूछे तो कब बताना है? सर 1950 से लेकर 1955 तक आया था, है ना? और दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 19। ठीक, अगला सवाल, व्हेन वाज द नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूट, यानी नीति आयोग कब बना, यही पूछा जा रहा है। नीति आयोग कब बना, कब? तो सर नीति आयोग बना 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसको खत्म कर दिया गया, और उसके जगह पे अभी क्या चल रहा है? नीति आयोग चल रहा है। अभी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है, अभी क्या चल रही है? नीति आयोग के द्वारा जो प्लान बनता है वो चल रही है। तो वही पूछा जा रहा है, नीति आयोग की कब शुरुआत हुई? तो 1 जनवरी 2015 से हम लोग मानते हैं। अगला सवाल, जो जीडीपी है, जीडीपी का क्या मतलब होता है? सर जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीडी का मतलब, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद होता है। 28 का क्या होगा? दो। जीडीपी का मतलब एक देश के भीतर में जितना भी वस्तु सेवाएं का उत्पादन हो रहा है, उसका जो बाजार में कीमत बनता है ना, जो बाजार में बेच के जितना रुपया आता है, उसी को एक देश का जीडीपी बोलते हैं। यानी एक देश में कितना उत्पादन हो रहा है, इसको मान लीजिए जीडीपी। क्लियर? तो 28 का क्या हो जाएगा? 2। ठीक, अगला सवाल 29 नंबर, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता या जनक किसको बोलते हैं? जो हरित क्रांति है, इसका पिता या जनक किसको बोलते हैं? सर हरित क्रांति का जो पिता या जनक है, एम एस स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के पिता या जनक कौन है?
एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, हरित क्रांति आया तो देश में खदानों की बाढ़ लग गई। अब हम लोग खुद निर्भर होने लगे। पहले दूसरे देश से क्या करते थे, मंगवाते थे। अब दूसरे देश से मंगवाने की जरूरत नहीं है, अब खुद खुद अपने देश में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। अलग अलग प्रकार की बीजें आ गई है, अलग अलग तरह के रासायनिक खाद आ गई, जिसके कारण कृषि में, खाद्य उत्पादक में उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। अब हम लोग दूसरे देश को भी क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ठीक, तो हर किसका देन है, एम एस स्वामीनाथन का देन है, उसको हरित क्रांति का जनक का। ठीक, अगला सवाल, तीसरा तीसरा 30 नंबर क्या है, द स्टेटमेंट एग्रीकल्चर सोल ऑफ इंडिया वॉज गिवन बाय। कृषि जो होती है भारत की आत्मा होती है, ये बात किसने कहा। कृषि जो होती है भारत की आत्मा होती है, ये बात किसने कहा। तो आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है, दादा भाई नेहरू जी, इंदिरा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, या फिर महात्मा गांधी द्वारा। कृषि का, कृषि भारत की आत्मा किसने बोला, ये महात्मा गांधी बोला। किसने बोला, मोहनदास करमचंद्र गांधी बोला है, महात्मा गांधी ने बोला था कृषि भारत की आत्मा है। क्यों, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा आबादी कृषि में संलग्न है, कृषि से जुड़े हुए हैं, है ना। चलो, तो क्या हो गया, 4 हो जाएगा आंसर। अगर सुंदरलाल बहुगुणा के, सुंदरलाल बहुगुणा क्या बात करता है, तो सर ये चिपको आंदोलन का मुख्य निर्माणकर्ता मानते हैं किसको, सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, तो ये भी याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, तो चिपको आंदोलन के आंदोलन करता थे, प्रमुख आंदोलन करता थे। अगला सवाल, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, जैविक कृषि जो होती है ये क्या है। जैविक कृषि किस चीज का बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात करता है, कि जैविक कृषि में रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, या एक और दो या दोनों। सर जैविक कृषि का मतलब रासायनिक खाद का प्रयोग तो करना ही नहीं है। जैविक कृषि का मतलब रासायनिक खाद का प्रयोग करना ही नहीं है, तो बच गया क्या, एक धारणीय। धारणीय का मतलब क्या होता है, कि सर ऐसा खेती का विकास करे जो पौष्टिक हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी, ठीक है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ऐसा विकास हो जो उसको भी ज्यादा प्रॉफिट हो, है ना, उसको उसके लिए भी ज्यादा लाभदायक हो। तो ऐसा विकास को, ऐसा कृषि को धारणीय वाला बात करते हैं, सस्टेनेबल वाला बात करते हैं, कि आने वाले पीढ़ी का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा कृषि को जैविक कृषि कहते हैं, जहाँ पर रासायनिक खाद का भी प्रयोग नहीं होता है, हैवी मशीन का भी प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है, तो सीधा सीधा कौन सी खाद का प्रयोग होता है, तो पशु, पशु का अपशिष्ट हो गया, पेड़ पौधा हो गया, इसका अपशिष्ट का प्रयोग करते हैं और खाद बनाते हैं जैविक कृषि। ठीक, और जैविक कृषि का उत्पादन करते हैं। तो 31 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला, अगला सवाल क्या है, हु वाज द स्लोगन ऑफ द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। दूसरी हरित क्रांति का जो नारा है किसने दिया, तो दूसरी हरित क्रांति का नारा भारत के कौन थे, एक राष्ट्रपति कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम। इसने बताया कि दूसरी हरित, इसने दूसरी हरित क्रांति का नारा दिया। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? चिपको आंदोलन यानी चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, चिपको आंदोलन को किसी ने शुरुआत किया। सर चिपको आंदोलन की शुरुआत किया, अभी हमने बताया सुंदरलाल बहुगुणा ने। कौन किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो 33 का क्या हो जाए, 33 का ए हो जाए। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखो देखो, इन इंडिया फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री was established in which year। जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये भारत में कब इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो हमको बोलना है कि सर भारत में 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ, 1907 में। याद रखना, बार बार सवाल पूछा। अगला सवाल, अगला क्या है सवाल, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर। भारत में जो पहली औद्योगिक जो नीति है ये कब बनी, तो भारत में पहली औद्योगिक जो नीति है कब बनी, 1948 में। कब, 1948 में पहली औद्योगिक नीति बनी। और दूसरी औद्योगिक नीति के बारे में बोला जाए तो क्या जवाब देना सर, 1956 में दूसरी उद्योग नीति बनी। ठीक, ठीक, फिर से पहला उद्योग नीति 1948 में, दूसरा उद्योग नीति 1956 में। और दूसरा उद्योग नीति किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया, तो बोलना है सर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या आया है, सेकेंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक, तो ये अभी पहला पूछा रहा तो 1948। गलत सवाल।
इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया वेयर स्टार्टेड, भारत में आर्थिक सुधार का जो प्रारंभ है ये कब माना जाता है? सर भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ 1991 को माना जाता है, जुलाई 1991 को माना जाता है ना। इसको क्या माना जाता है? आर्थिक सुधार। और आर्थिक सुधार 1991 में क्या आया? तो सर एलपीजी, इसी को बोलते हैं नई आर्थिक सुधार। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नई आर्थिक सुधार। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नई आर्थिक सुधार 1991 में आया है। अगला सवाल, वर्तमान में अगला सवाल क्या, देखो तो at present the number of industry require compulsory licenses, जो भारत में औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योग की संख्या है। भारत में कुछ ऐसा उद्योग है ना जो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पूछा जा रहा है कि भारत में से कितने उद्योग है जिसको लाइसेंस लेना एकदम मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो देखो कहीं पर 6 होता है, कहीं पर 5 होता है। अभी हट के अभी कितना, अभी 5 में ही मान के चलते हैं कि 5 ऐसा उद्योग है जिसमें लाइसेंस लेना अनिवार्य है। क्या क्या ऐसा उद्योग है? जैसे कि सिगरेट, एल्कोहल, है ना, औषधि बनाने वाले फैक्ट्री, विस्फोटक, औद्योगिक विस्फोटक बनाने वाले फैक्ट्री, रसायन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्रियां हैं, ये सबको क्या करना पड़ेगा? अगर उद्योग खोल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे कि रक्षा, डिफेंस का अगर बनाते हैं, जो विमानन है, एयरप्लेन्स का जो, एयरलाइंस का जो इंडस्ट्री बनता है, इसमें हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इससे टोटल 5 है, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। कहीं 6 होगा तो 6 भी टिक लगा देना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 37 का 2। अगला सवाल 38 नंबर क्या है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? जो स्टेटिकल क्या है, स्टेटिकल इंस्टीट्यूट जो है, इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो सर कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। 38 का 3। ठीक है, अगला सवाल देखो, जो डब्ल्यू है, स्टैंड फॉर, डब्ल्यू का फुल फॉर्म का क्या मीनिंग होता है? सर डब्ल्यू का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर, क्लियर, क्लियर। अब हमें कमेंट में जरूर बताओ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था। ठीक, तब तक हम लोग आगे क्वेश्चन सवाल करते हैं। देखो, जो डिसइन्वेस्टमेंट है इसका क्या मीनिंग होता है? जो विनिवेश है इसका क्या मीनिंग होता है? विनिवेश का क्या मीनिंग होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग होता है? तो देखो, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर इतना सा सरकारी संपत्ति है ना, इसका कुछ हिस्सा क्या करना, कुछ हिस्सा किसी प्राइवेट कंपनी को दे देना, इसका कुछ हिस्सा किसी प्राइवेट कंपनी को दे देना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विनिवेश बोलते हैं सर, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ऑप्शन पढ़ो, विदेश में निवेश करना नहीं सर, निर्माण करना नहीं सर, सार्वजनिक उद्यमों में निजी क्षेत्र का निवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। 40 का 3 याद रखना ये सब। ठीक, 40 का क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो आगे सवाल क्या करते हैं। देखो ये अभी तक हम लोग क्या किए, तो हम लोग अभी तक किए सर 2000 कितना का, 2022 का, कितना, 2022 का हम लोग PYQ बना लिए, प्रीवियस ईयर सवाल बना लिए। अब हम लोग बनाते हैं किसका? 2023 का। किसका बनाते हैं? 2023 का। देखो 2023 का हम प्रिंट करवा लिए हैं, आसानी करने के लिए, उतना ज़्यादा पेज नहीं जाएगा, छोटा करने के लिए हम क्या किए? प्रिंट करा लिए। ये है 2023 का। ठीक है ना, क्लियर। तो 2023 का अब हम लोग बनाते हैं, 2023 PYQ। ठीक, अब देखो अगला सवाल क्या है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में आर्थिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी का उदाहरण पूछा जा रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल पूछा जा रहा है। दोस्तों की शादी में शामिल होना, क्या इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है? क्या इससे मनी अर्न होता है? तो सर दोस्तों के शादी में शामिल होना मनी अर्न नहीं होता है सर, है ना। छोड़ो, देखो, टू वर्कशिप इन होम, घर में पूजा करना क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? मनी अर्न होता है? नहीं सर। क्या? विद्यालय में पढ़ाना, पढ़ाना, टू टीच इन अ स्कूल, सर पढ़ाएंगे तो मनी अर्न होगा, तो ये सर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, टू क्लीन आवर होम, अपने घर की सफाई करना, बिल्कुल नहीं सर। तो एक का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है देखो, सांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? जो स्टेटिक्स है, स्टेटिक्स के अंदर हम लोग किस चीज का स्टडी करते हैं, ये सवाल है। कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संग्रह, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का वर्गीकरण,
या आंकड़ों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा, क्या होना चाहिए सर? सांख्यिकी के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर हम लोग सब चीज का स्टडी करते हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, क्या होगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 2 नंबर का क्या? 2 का 4। ठीक, अगला सवाल। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ, एकदम पेशेंस के साथ, और थोड़ा देर रुको। क्यों रुको? एग्जाम पास करना है ना, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है ना, इसलिए सर रुको, है ना? तो चलो करो। क्या है सवाल? देखो, एक अर्थशास्त्र मनुष्य के सामान्य जीवन के व्यवसाय का अध्ययन है, ये कथन किसका है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेसेस ऑफ लाइफ। दिस स्टेटमेंट ऑफ हुज इकोनॉमिक्स, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसकी परिभाषा है? तो सर ये परिभाषा है सर मनुष्य के सामान्य जीवन के व्यवसाय, मनुष्य के सामान्य जीवन का बात कर रहा है, समान जीवन की एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो कौन होगा? एल्फ्रेड मार्शल होगा। किसका होगा? एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल किसका बात करता है? मानव कल्याण की बात करता है। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 का 3 हो जाएगा। अगला सवाल। द्वितीयक आंकड़ों का एक स्रोत है, जो सेकेंडरी डेटा है, इसका कौन सा सोर्स है? सर सेकेंडरी डेटा इंटरनेट से आता है, तो सेकेंडरी डेटा इंटरनेट से आता है, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं लेते, कोई और इंटरनेट में छोड़ता है, वहां से लेते हैं, है ना? तो सेकेंडरी डेटा हो गया। पत्रिका है, कोई पत्र छापा, कोई मैगजीन छापा, तो ये कोई सेकेंडरी ही डेटा है ना। हम सीधा तो जाके उससे नहीं लिए, किसी समाचार पत्र, किसी मैगजीन से लिए, तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा। तो 4 का क्या हो जाएगा? सर दोनों बात सही है, तो दोनों क्या है? सेकेंडरी डेटा है का सोर्स। ठीक, तो 4 का 3। अगला सवाल देखो। भारत में जनगणना का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? जो सेंसस होती है, द वर्क ऑफ सेंसस, सेंसस का जो काम है, इंडिया के किस संगठन से, किस ऑर्गेनाइजेशन से कराई जाती है, ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नहीं सर। चुनाव आयोग नहीं सर, चुनाव आयोग चुनाव का काम कर। भारत की जनगणना, ये जो सेंसस ऑफ इंडिया होती है ना, यही ना भारत की जनगणना करवाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 का। अगला सवाल। स्वतंत्र भारत में पहली जो जनगणना है किस वर्ष हुई? हम पीछे वाला 2022 में करवाए थे ना, क्या करवाए थे कि जो भारत की पहली जनगणना किस वर्ष है? सर पहली जनगणना बोलते हैं 1991 को। कब? तो 91 को भारत में पहली जनगणना हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, 2। अगला 7 नंबर। 7 नंबर क्या पूछा जा रहा है? भारत के कालानुक्रमिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है? सर काल के पूछा जा रहा है, टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, क्रोनोलॉजिकल के बारे में पूछा जा रहा है ना, क्रोनोलॉजिकल के बारे में बताया जा रहा है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, समय के आधार पर, काल के आधार पर पूछा जा रहा है, तो काल ही ना होना चाहिए, समय होना चाहिए। 7 का 1। अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? बार डायग्राम आर ड्रॉन फॉर व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल? जो दंड आलेख है, दंड आलेख में पूछा जा रहा है किस प्रकार का चर के लिए बनाया जाता है दंड आरेख? तो दंड आरेख में याद रखना, हमेशा याद रखना, दंड आरेख में हमेशा विव्यक्त चर बनाते हैं, डिस्क्रीट चर के लिए बनाते हैं। क्या याद करना है? डिस्क्रीट चर, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होती है? जिसको पूर्णांक में लिखे, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, तो हम लोग डिस्क्रीट बोलते हैं, है ना? जैसे कि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 50, 60, 70, 80 इतना ही ना होगा, यानी पूर्ण संख्या में क्या छात्रों की संख्या 50 हो सकता है, 60 हो, 61 पॉइंट कुछ हो सकता है, नहीं पॉइंट में नहीं हो सकता है सर, तो हम लोग विभक्त चर बोलते हैं। और दंड आलेख हमेशा किसका बनता है? डिस्क्रीट वेरिएबल का ही बनता है। इसलिए अगर आयात चित्र के बारे में पूछे, आयात चित्र के बारे में पूछे, तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल लगाना है, लेकिन दंड आरेख पूछा जा रहा है, दंड आलेख, दंड आरेख हमेशा किसका होता है? डिस्क्रीट चर का होता है, विभक्त चर का होता है, यानी पूर्ण। 8 का 2। अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? देखो, एक माध्यिका इसमें ज्ञात करना। माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्यिका का मतलब क्या? बीच का बिंदु। माध्यिका का मतलब बीच का बिंदु, है ना? तो इसको आरोही क्रम में सजाओ या अवरोही क्रम में सजाओ, कैसे भी सजाओ, असेंडिंग या डिसेंडिंग, कैसे भी समझाओ। देखो गा कहाँ से शुरू हो रहा है? सबसे छोटा क्या? 8 9 है ना? 8 9 10 है क्या? नहीं है, 11 है सर, और क्या है? 12 है, और क्या है? 13 है, और क्या है? 14 है, और क्या है? 25 है। इसमें पूछा जा रहा है माध्यिका बोल रहा है ना, तो माध्य बीच का निकालो, इधर से 3 काटो, इधर से 3 काटो, बच गया क्या? 12। तो 12 क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा सर। 9 का 1। अगला सवाल बनाओ। अगला सवाल क्या है? सर्वाधिक बार आने वाला मान क्या कहलाता है?
इसी आंकड़ा में बार बार कोई डेटा आ रहा है बार बार, तो जो बार बार आता है ना सर, ऐसा डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। 10 का क्या हो, ठीक। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? ऐसा कौन डेटा है जो जो क्या करता है, आंकड़ा को दो बराबर भागों में बांटती है? सर दो बराबर भाग में बांटने वाला कौन होता है, हमेशा बीच का होता है, माध्यिका होता है सर। क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अगला एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल बनाओ। क्या न्यूमेरिकल है? 25, 30, 20, 40, 50 और 15 में तथा 200 का पारस क्या होगा? रेंज पूछा जा रहा है, रेंज। रेंज ज्ञात करना है। तो रेंज कैसे ज्ञात करते हैं? रेंज का मतलब होता है जो सर हाईएस्ट वैल्यू होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उसमें माइनस कर दो लोवेस्ट वैल्यू को, तो जो निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, वही सर रेंज कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, पारस कहलाएगा। तो सर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 200 है, हाईएस्ट वैल्यू 200 है, और लोएस्ट वैल्यू क्या है, 15 है, लोएस्ट वैल्यू 15 है, घटा देंगे 200 में 15, कितना आ जाएगा, 185 हो जाएगा, 12 का 2। ठीक। आगे अगला सवाल, माध्य विचलन का मान न्यूनतम होता है जो क्या है, जो डेविएशन है इसका मान न्यूनतम कब होता है, यही पूछा जा रहा है कि न्यूनतम कब होता है। नहीं, न्यूनतम होता है तब इसे किसके द्वारा निकाला जाता है? जब पूछा जाए डेविएशन का मान जीरो या जीरो नहीं, मतलब सबसे कम होगा, नेगेटिव होगा, तब तब किसके द्वारा निकाला जाता है? तो सर जब माध्यिका होती है ना, याद रखना एक चीज, याद रखना एक चीज, क्या याद रखना, माध्य विचलन का मान जब न्यूनतम होगा किसके द्वारा निकालेंगे, तो सर माध्यिका के द्वारा निकालेंगे। किसके द्वारा निकाला, माध्यिका के द्वारा। याद रख लेना ये सवाल, किसके द्वारा, माध्यिका के द्वारा। अगला सवाल, अगला सवाल, यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 32 है, यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन कितना है, 32 है, यानी इसको क्या बोलते हैं, हाँ, अर्थमेटिक, क्या निकालना है, मानक विचलन। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ डेटा आर 32 एंड 100, क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मानक विचलन कितना है, 32 है, और समांतर माध्य कितना है, 100 है, यानी समांतर माध्य को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन, मीन जो है 100 है। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल वेरिएशन निकालने बोल रहा है, परिवर्तन गुणांक निकालने बोल रहा है। तो सर परिवर्तन गुणांक का यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीबी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल वेरिएशन को क्या बोलते हैं, सीबी। तो सीबी बराबर होता है क्या, मानक परिचलन, क्या होता है, मानक परिचलन, क्या होता है, सीबी बराबर मानक परिचलन बटे बटे बटे, क्या करना है, समांतर माध्य करना है, क्या करना है, समांतर माध्य करना है, और 100 से गुना कर देना है, क्या करना है, 100 से गुना कर देना। मानक जो परिचालन है, मानक परिचालन के कितना वैल्यू है, तो सर 32 है, मानक परिचालन का वैल्यू कितना है, 32, और समांतर माध्य का वैल्यू कितना है, 100 है, समांतर माध्य का वैल्यू कितना है, 100 है, और गुना कर देना किससे, 100 से, काट देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 32, तो 32% हो जाएगा आंसर, डी। ठीक। प्लस वन, सहसंबंध गुणांक का फारस क्या होता है, यही पूछा जा रहा है ना। सहसंबंध कोरिलेशन, एक कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्या मतलब पारस क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक मानते हैं? सर -1 से लेकर +1 तक मानते हैं, -1 से लेकर +1 तक क्या मानते हैं, तो सर मानते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट का रेंज मानते हैं, पारस मानते हैं, -1, 0, फिर 1 तक हम लोग मानते हैं क्या, सहसंबंध का क्या, गुना का पारस है, यानी यहाँ से -1 से लेकर +1 तक इसका रेंज है, इसका सहसंबंध गुणांक। ठीक। अब इसी से बना अगला सवाल, इससे क्या अगला सवाल बनेगा, पूछा है कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक हो जाए, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो नेगेटिव है, क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा, नेगेटिव का भाई नेगेटिव, नेगेटिव का भाई नेगेटिव, ठीक है ना। तो 16 का क्या हो जाएगा, 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, पढ़ो 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 पढ़ो। अगला सवाल क्या है, कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है? जो कोटि सहसंबंध है विकास का श्रेय किसे जाता है? रैंक कोरिलेशन डेवलपमेंट का थ्योरी किसने दिया? तो रैंक कोरिलेशन डेवलपमेंट का थ्योरी दिया है सर, स्पेयरमैन दिया है। किसने दिया?
स्पेयर मैन दिया 17 का 3। अगला सवाल देखना, ये सब सारा सवाल आया है आपके एग्जाम में बाबू, है ना। एकदम हड़बड़ा मत जाना, बिल्कुल एक बार कर लेना, याद रह जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है? खुदरा 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 खुदरा, रिटेल प्राइस को मापता है। रिटेल प्राइस को कौन मापेगा? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कौन मापेगा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये किसको मांगे? खुदरा 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 जो प्राइस रहेगा, खुदरा कीमत रहेगा, उसको मापेगा कौन? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगर ये थोक में कोई सामान लेना है, थोक कीमत के बारे में बात करेगा, तो कौन बात करेगा? होलसेलर प्राइस इंडेक्स। या खुदरा बात कर रहा है तो कौन? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक, आगे जो देखो पढ़ो क्या है। पाश्चे के सूचकांक का भार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विच इज यूज एज अ वेट इन कैलकुलेशन इज पाश्चे इंडेक्स नंबर। इसका तो सर पाश्चे का जो सूचकांक है में भार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अगर पाश्चे इंडेक्स नंबर देखेंगे तो भार के रूप में आधार वर्ष की मात्रा को देखेंगे। किसको देखेंगे? आधार वर्ष की मात्रा को देखेंगे। 19 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखो, निम्न में किसका सूचकांक को जीवन निर्वाह सूचकांक कहा जाता है? इसका इंडेक्स को जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह का मतलब क्या होता है? जीवन निर्वाह का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो जीवन निर्वाह का मतलब होता है इंडिसेस ऑफ सब्सिस्टेंस। ठीक है, जीवन निर्वाह का सूचकांक किसको मानते हैं? तो जीवन निर्वाह का सूचकांक मानते हैं मुद्रा वाला को। किसको? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मानते हैं। किसको? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जीवन निर्वाह का सूचकांक मानते हैं। ठीक, अब देखो 20 का क्या होगा? 20 का 2। ठीक है, आ जाओ आगे। आगे देखो, आगे देखो। अब देखो मजा मजा वाला। देखो बर्नियर जो है किस देश का यात्री थे? याद रख लेना, एकदम याद रख लेना। बर्नियर जो था, बर्नियर किसका था? फ्रांस का है। बर्नियर किस देश का निवासी है? फ्रांस का है। ये बर्नियर भारत आया था और भारत के हिस्ट्री के बारे में लिखा। भारत के बारे में बहुत सारा जानकारी मिलता है बर्नियर से, है ना। ये बताया है कि देखो भारत ना सबसे ज्यादा डेवलप है। क्लियर? तो भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की रहन सहन के बारे में कौन व्याख्या करता है? बर्नियर व्याख्या करता है। तो क्या हो जाएगा? फ्रांस का व्यक्ति था। अगला सवाल, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सर योजना आयोग जब था, अभी नहीं है, अभी नीति आयोग है। जब योजना आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होता है? जो देश का प्रधानमंत्री होगा ना वही क्या होगा? योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। वर्तमान की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो सर क्या लिखा है? भारत की अंतिम 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 लास्ट 5 ईयर प्लान तक चला। तो सर 12वीं पंचवर्षीय योजना जब चला 2014 में ही खत्म हो गया। यानी 2012वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलना था, लेकिन बीच में ही 2014 में ही खत्म कर दिया गया। और 2015 में क्या लाया गया? आयोग लाया। क्या लाया गया? आयोग लाया, प्लान लाया। अगला सवाल, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई है? अभी हम बताएं कि सर नई आर्थिक नीति एलपीजी 1991 में लाया गया है। 24 का 3 हो। मजा आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? आना चाहिए बाबू। देखो बार बार बता रहे हैं बाबू, पढ़ाई लिखाई जो होती है ना आसान होती नहीं है, पहली बात समझ लो यार। ठीक है, क्यों आसान नहीं होती है? क्योंकि अभी तुम लोग क्लास 11 का पढ़ाई अच्छे से किए ही नहीं है, इसलिए तुम लोग थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा। लेकिन बोरिंग करना नहीं है, एग्जाम पास करना, अच्छा नंबर लाना है। इसलिए घबराना नहीं है, बोरिंग नहीं करना है। पेशेंस के साथ क्लास का क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को एंजॉय करना है। देखो वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है? वृद्धि का क्या मतलब होता है मेरे दोस्त? ग्रोथ का क्या मीनिंग होता है? ग्रोथ का मतलब होता है कोई ना कोई चीज का बढ़ जाना, है ना। तो देखो ग्रोथ का मतलब वस्तु एवं सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, क्या ग्रोथ का लाएगा? तो हाँ सर, गुड एंड सर्विसेज का अगर जो प्रोडक्शन होता है, हो रहा है, तो उसको हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। उत्पादक पूंजी की भंडार में वृद्धि हो रहा है तो इसको ग्रोथ बोलेंगे। यस सर, उत्पादक पूंजी किसी चीज में वृद्धि को क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। परिवहन तथा बैंकिंग आदि सेवाओं का विस्तार हो रहा है तो क्या ग्रोथ है? सर सही बात है। तो ऑल ऑफ क्या हो जाएगा? दिस, किसी भी चीज का वृद्धि यानी ऑप्शन में क्या हो रहा है? सही, सबका विस्तार हो रहा है, सबका वृद्धि हो रहा है, सच में ग्रोथ। 25 का क्या हो जाएगा? 25 का यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखो, औद्योगिक नीति 1956
जो इंडस्ट्री पॉलिसी है कितना 1956 का, वाज मेड द बेसिस ऑफ विच फाइव-ईयर प्लान। क्या सवाल, अभी हम बताए थे, शुरू में भी बताए थे, क्या है, औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया है? तो औद्योगिक नीति जो 1956 आया ना मेरे दोस्त, सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत आया था। किससे? सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत आया था औद्योगिक नीति। ठीक, आगे। और एक चीज बताना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस चीज का अधिक लक्ष्य रखा गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों का अधिक लक्ष्य रखा है। पहला पंचवर्षीय योजना अगर पूछे, पहला पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? पहला पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि तंत्र को मजबूत करना सर, कृषि को अधिक से अधिक बेहतर सुविधा देना, कृषि में उत्पादकता कैसे कैसे बढ़े, इसके लिए काम कर रहा था पहला पंचवर्षीय। ठीक, और दूसरा पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग पर काम कर, उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए। अगला सवाल, निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? देखो, यह पूछा जा रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा एग्जाम्पल नहीं। टैक्स दो प्रकार का, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होगा सरकार सीधे व्यक्ति पर टैक्स लेता है, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब सरकार सीधे व्यक्ति पर टैक्स नहीं लगता, किसी वस्तु पे लगाएगा, किसी हाउस घर पे लगाएगा, कॉर्पोरेट पे लगाएगा, के थ्रू से अगर टैक्स ले, मतलब सीधा सरकार को नहीं दे रहे टैक्स, किसी और को दे रहे, वहां वहां से फिर सरकार के पास पहुंचता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आसान भाषा में समझने के लिए ये बात हमने बताया। अगला सवाल क्या है, निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? देखो, बिक्री कर जो होता है, ये सर कैसा कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है, तो ये तो नहीं है। उत्पादक शुल्क, ये भी सर अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु और सेवा पर जो टैक्स लगता है, गुड और सर्विस पे जो टैक्स लगता है, ये भी सर इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन जो इनकम पर जो टैक्स लगता है, ये किसी और को नहीं देते हैं सर, ये अप्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है, ये प्रत्यक्ष उदाहरण, जो हम सरकार को सीधे देते हैं। क्या हो जाएगा? 27 का 4। निम्न में कौन सा देश विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्न में कौन सा ऐसा देश है जो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत ही है। कौन है? कपास सबसे ज्यादा उत्पादक कौन? भारत है। और भारत में कहाँ? तो महाराष्ट्र, गुजरात आसपास का क्षेत्र, जहाँ पे काली मिर्ची अधिक पाया जाता है, वहाँ पे कपास की खेती भी बड़ा अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा? 28 का 4 हो जाएगा। 29 नंबर, निम्नलिखित में किस योजना के अंतर्गत भारतीयों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था? ऐसा क्या योजना था, ऐसा क्या स्कीम था इंडिया में जो इंडियंस को इनकरेज किया था, किससे? खाता खोलने के लिए, टू ओपन बैंक अकाउंट, है ना। तो कौन सा ऐसा योजना? तो प्रधानमंत्री जो जन धन योजना आया था, याद करो, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत क्या हुआ था? सबका खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया था। तुम लोग क्या याद करो, अभी तो तुम लोग तो जन्मे ही हो गए 2006, 7, 8 के बाद, है ना। तो छोड़ो, जब प्रधानमंत्री जन धन योजना आया था, जब मोदी काल में, तभी सब लोगों को खाता खोलने के लिए, हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति विशेष, बच्चा, स्टूडेंट, सबको खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, तो जन धन योजना के तहत आया था। अगला सवाल, निम्न में कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल का कौन सा सोर्स नहीं है? सर, शिक्षा में निवेश करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ये बात सही है। प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में अगर निवेश करेंगे तो इससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन सड़क निर्माण में निवेश करेंगे, ये बात कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा कि मानव पूंजी का निर्माण होगा, है ना। तो ये क्या, कौन सा स्रोत नहीं है? नहीं है तो यही ना होगा। अस्वस्थ में निवेश करें तो मनुष्य का ही प्रगति होगा, मनुष्य का ही पूंजी का निर्माण, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 जो है नहीं है। उससे नहीं वाला को थोड़ा कंफ्यूज आ जाओगे। अगला सवाल क्या है, देखो, निम्नलिखित में किस देश को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठ उपयोगकर्ता माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कंसिडर फॉर द बेस्ट यूजर फॉर वर्ल्ड नॉलेज इकोनॉमी, है ना। किस देश को माना जाता है? तो देखो, विश्व ज्ञान जो अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठ उपयोगकर्ता हम लोग मानते हैं अमेरिका को। क्यों मानते हैं? क्योंकि अमेरिका का जो एक सब देश से, विश्व का सब देश से सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ पे स्किल है ना, वहाँ पे स्किल है, यहाँ पे नॉलेज है, वहाँ पे सिखाया जाता है। वहाँ का इकोनॉमी सच में और देशों की तुलना में बहुत बेहतरीन तरीका से है। वहाँ से हम सभी लोग को सीखना भी चाहिए। इसलिए पूछा जा रहा है विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठ उपयोगकर्ता माना जाता है किसको? अमेरिका का। वहाँ का प्रोडक्टिविटी अधिक है,
लोग प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देते हैं, सीखने पर, स्किल पे काम करते हैं, है ना। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन गरीबी का कारण है? गरीबी का क्या कारण है? बेरोजगारी होगा तो गरीब होगा कि नहीं होगा? सर गरीबी होगा। ऋण ग्रस्त, किसी से उधार ले रहे हैं तो पक्का गरीबी का सिचुएशन ही है। जनसंख्या अधिक से अधिक रहेगा, जनसंख्या दबाव रहेगा तो गरीबी ही है। बोलो, सारा का सारा सही है जिसे। अगला सवाल क्या है? जो तनवा है, तनवा एक प्रकार का योजना है। एक प्रकार का क्या है? तनवा एक योजना है। जो कहाँ चालू किया गया था यही पूछा जा रहा है। तनवा परियोजना महिला को नवीनतम कृषि तकनीक का प्रशिक्षण देने हेतु किस राज्य में चलाई जा रही है? तनवा इज अ प्रोजेक्ट विंग run in which state to train women in the latest agriculture technique? सर तमिलनाडु में तानवा योजना चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? तमिलनाडु में तानवा योजना, इसमें महिला सशक्तिकरण की बात कही है। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूड इन ग्राइंडिंग? निम्नलिखित में कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत नहीं आता है? बागवानी पूछा जा रहा है ना। बागवानी का ध्यान रखना। देखो बागवानी कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। सर फल, देखो ध्यान से देखो। फल का उत्पादन बागवानी कृषि में आती है, गार्डनिंग में आती है। चावल का खेती सर बागवानी में नहीं आती है, ये तो मुख्य रूप से कृषि का है। फसल का उत्पादन भी आए, मसाला का उत्पादन भी आएगा किसमें? बागवानी में। और चाय का उत्पादन भी आएगा बागवानी में, लेकिन चावल का उत्पादन ये, है ना, ये बागवानी में नहीं आएगा, ये प्रॉपर निर्वाह कृषि में। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति स्वनियोजित है? हु ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एम्प्लॉयड? जरा 4 गो ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में कौन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जिसका खुद का है, खुद का बिजनेस है? सर देखिए सर, सरकार, सरकारी विद्यालय का जो शिक्षक होता है, ये सरकार इसको नियुक्त करती है, सरकार के अंडर में काम करती है, तो ये स्वनियोजित है क्या? स्वनियोजित नहीं है सर, सरकार के अंडर में काम करिए। सरकारी बस का ड्राइवर, ये भी स्वनियोजित है, ये भी स्वनियोजित नहीं है, ये किसके अंडर काम करिए? सरकार के अंदर काम करिए। निजी उद्योग विद्यालय का शिक्षक, जो प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है, क्या ये खुद का इसका है क्या? नहीं सर, ये भी किसी का अंडर में काम कर रहा है, तो ये भी स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन सीमेंट दुकान का जो मालिक है, ये क्या स्वनियोजित है सर, सेल्फ एम्प्लॉय। तो क्या हो जाएगा 35 का? घबराना नहीं है, घबराना नहीं, पेशेंस पेशेंस, थोड़ा आराम से, थोड़ा चिल्ल मार के, थोड़ा नाश्ता पानी चाय पानी करते क्लास का करो, है ना। अगला सवाल, ईंट निर्माण कार्य में कार्य ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को क्या कहा जाएगा? जो ईंटा बनाने वाला जो व्यक्ति है ना, ईंट निर्माण कार्य में जो व्यक्ति, उसको किस प्रकार का रोजगार कहा जाएगा? द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए पर्सन इंगेज इन ब्रिक्स मेकिंग वर्क इज कॉल्ड, जो ईंटा बनाने वाला काम है उसको कैसा बोलेंगे? तो सर उसको हम लोग बोलेंगे दिहाड़ी मजदूर है। क्या है? दिहाड़ी मजदूर के अंतर्गत रख देंगे, है ना, दिहाड़ी मजदूर के अंतर्गत रखते हैं ईंटा निर्माण। निम्न में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स का एनर्जी है, कौन सा है? तो सर देखिए, ताप बिजली, ताप बिजली हम लोग बहुत सदियों से प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सर गैर परंपरागत नहीं है, परंपरागत है, कन्वेंशनल है। पन बिजली, पानी से भी बिजली उत्पादन करते हैं, इससे परंपरागत है, गैर परंपरागत नहीं है। लेकिन जो सौर ऊर्जा का उपयोग अभी बहुत तरह से नहीं हुआ, ये गैर परंपरागत है। क्या? गैर परंपरागत है। कोयला भी क्या हो जाएगा? परंपरागत है। देखो ये परंपरागत जो बोलते हैं, कन्वेंशनल जो बोलते हैं, ये क्या होती है? ये खत्म होने वाली संसाधन होती है, लेकिन जो सूर्य की ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। क्या हो जाएगा 33 का? अगला अगला अगला, निम्न में कौन कौन, ध्यान दो ध्यान दो, निम्न में कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंडिकेटर अब डिटरमाइंग हेल्थ, हेल्थ का कौन सूचक नहीं है? सर शिशु मृत्यु दर हो रहा है तो स्वस्थ इसका कारण है, ये बात तो सूचक होगा। मातृत्व मृत्यु दर से स्वस्थ कारण के कारण ही ऐसा होता है। साक्षरता दर से स्वस्थ का डायरेक्टली लिंक तो नहीं है,
साक्षरता दर का स्वास्थ्य का डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में है। तो यही पूछा जा रहा है, स्वास्थ्य का निर्धारण का सूचक नहीं है, तो सर ये नहीं मानेंगे। मृत्यु दर से स्वास्थ्य खराब के कारण ही मृत्यु दर होता है ना। तो याद रखना, तीनों जगह साक्षरता दर डायरेक्ट लिंक नहीं। 38 का साक्षरता। अगला सवाल, जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों? ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है, ये खेती के लिए क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है? इसीलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्या ये हल्का है? इट इज लाइट? नहीं सर, हल्का का कोई बात, ये महंगा है, ये भी बात नहीं है सर। इसमें रासायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं होता है, केमिकल मटेरियल का नॉट प्रेजेंट इन इट, यूज नहीं होता है। तो सर ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जिसके कारण उपयुक्त माना। ठीक है ना। अगला लास्ट सवाल, निम्नलिखित में किस देश की प्रजनन दर सबसे अधिक है? याद रखना, ये लास्ट सवाल किसका? 2023 का लास्ट सवाल। अभी 2024 बाकी है, 2025 बाकी। ठीक, तो क्या सवाल है, निम्नलिखित में किस देश में प्रजनन दर सबसे अधिक है? सर प्रजनन दर सबसे अधिक पूछा जा रहा है, प्रजनन जो रेट है, ठीक है, हाईएस्ट क्या पूछा जा रहा है? रिप्रोडक्शन रेट पूछा जा रहा है। किस, कौन सा ऐसा देश में प्रजनन दर बहुत ज्यादा है, अधिक है बाकी देशों की तुलना में? सर पाकिस्तान में प्रजनन दर बहुत ज्यादा है, हाई स्पीड से बच्चे डाउनलोड होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, तो 40 का क्या हो जाना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्या प्रजनन दर सबसे अधिक है? 2। अभी तक हम क्या किए? अभी तक हम किए कि सर 2022 हो गया कंप्लीट, 2023 हो गया कंप्लीट, अभी करेंगे 2024 करेंगे। तो फिर से एक बार 1 साल का तैयारी करने के लिए हो जाओ तैयार, है ना। तब तक के लिए हम पानी पी लेते हैं। 2022, 23 और 2024 अब हम लोग रेडी करते हैं। देखो 2024 का क्या पहला सवाल है, एकदम घबराना नहीं, पेशेंस के साथ फिर से लगे जाना है। 2024 में क्या सवाल है? सर पहला सवाल है, वेलफेयर रिलेटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज प्रोपाउंडेड बाय, जो अर्थशास्त्र का कल्याण संबंधी जो विचार है, कल्याण संबंधी जो सिद्धांत है, कौन सा अर्थशास्त्री ने दिया था? यही सवाल पूछा जाता है। तो कल्याण संबंधी का बात कर रहा है सर, वेलफेयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट का बात कर रहा है, तो किसने दिया है? मार्शल ने दिया है, मार्शल दिया। एक का क्या हो जाएगा? कहता नहीं। एडम स्मिथ किसने दिया? तो धन रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया है, वेल्थ रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया, धन से संबंधित सिद्धांत दिया है एडम स्मिथ। इसका एक बड़ा फेमस बुक है, क्या? वेल्थ ऑफ नेशन। अगला सवाल, दूसरा नंबर क्या है? हु गेव द डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो विकास संबंधित जो विचार है, विकास संबंधी विचार है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो थ्योरी है, विकास संबंधी विचार है, किसने दिया? तो सैमुअल्सन ने दिया है। किसने दिया? 2 का क्या हो जाएगा? सी हो। 2 का क्या हो जाएगा? जो विकास संबंधित विचार है, ये किसने दिया है? सैमुअल्सन ने दिया है। क्या हो जाएगा? चला, फॉर्मेट ऑफ टेबल इज आ रहा है, सारणी का प्रारूप कौन कौन सा है? ये पूछा जाए, सारणी का जो प्रारूप है वो कौन कौन सा है? सारणी में क्या क्या होता है, टेबल में क्या क्या होता है? तो टेबल में सारणी की संख्या होता है, टेबल नंबर होता है, शीर्षक होता है, ये भी होता है, मुख्य टिप्पणी होता है, ये भी होता है, ऑल ऑफ दिस सारणी में सबका सब, दिन का ठीक है। अगला सवाल क्या है, द वर्ड स्टेटिक्स इज यूज्ड फॉर, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? एक वचन रूप में, बहुवचन रूप में, दोनों? अभी हम बात किए इससे पहले, सर दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल क्या है, बाय लॉटरी मेथड यूनिट्स आर सेलेक्टेड, लॉटरी मेथड है, लॉटरी मेथड जो है सेलेक्टेड, लॉटरी मेथड कौन सा विधि हो, कौन सा विधि से लॉटरी मेथड किया जाता है? सर लॉटरी मेथड के लिए, लॉटरी मेथड के क्या, बहुत सारा सैंपल रखा हुआ है, कोई एक को उठा लेंगे, किसी एक को उठा लेंगे, वही ना लॉटरी खेल का मतलब क्या? लॉटरी खेल का मतलब जो तुम्हारा भाग्य में मिला वही होगा, होगा ना। वही पूछा जा रहा है, लॉटरी मेथड सेलेक्ट होता है किस मेथड में? सर रेंडम सैम्पलिंग, कोई भी एक आपको मिल जाएगा, कोई भी रेंडम
किसी भी चीज को क्लिक करें, किसी भी चीज का प्रतिचयन करें, किसी भी चीज को उठाएंगे तो उसको रेंडम बोलते हैं। रेंडम सैंपलिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉटरी मेथड के नाम से जाते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं देव प्रदर्शन प्रणाली। क्लियर? तो ये 5 का क्या हो जाएगा, ए। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे प्रतिदर्श आवश्यक गुण नहीं है? फ्रॉम द फ्लोइंग विच नॉट नेसेसरी मेरिट ऑफ गुड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मेथड का कौन सा बढ़िया गुण नहीं है? सर सैम्पलिंग मेथड में प्रतिनिधित्व होता है, ये बस सही है। स्वतंत्रता होता है, ये भी सही। पर्याप्तता है, ये सही है। समग्र इकाई का जब बात करेंगे, पॉपुलेशन यूनिट का बात करेंगे, तो सर ये जनगणना मेथड का बात करेगा। समग्र जहाँ पे आएगा, जनगणना याद रखना। समग्र मेथड में सब का हम लोग क्या करते हैं, सब। जनगणना मेथड का मतलब क्या, कि हम लोग पर यूनिट का हम लोग क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, पर यूनिट का हम लोग स्टडी करेंगे, उसको हम लोग जनगणना मेथड कहते हैं। सैम्पलिंग मेथड का मतलब किसी एक यूनिट से उठा के सब का बात करेंगे। एक यूनिट को उठाएंगे तो सब चीज का रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, सैम्पलिंग मेथड। तो कौन सा अच्छा प्रतिदर्श का आवश्यक नहीं है, सैम्पलिंग मेथड का अच्छा गुण नहीं है, तो समग्र इकाई गुण नहीं है, बाकी सब चीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज डिस्क्रीट। निम्नलिखित में चर खंडित है। चर खंडित है, देखो चर खंडित। डिस्क्रीट का बात करा, डिस्क्रीट का बात करा। जब भी चर खंडित का बात करेगा, क्या रखना, पूर्ण संख्या। क्या रखना, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किस में होता है, वजन पूर्ण संख्या होता भी है, नहीं भी होता है। ऊंचाई होता भी है, नहीं भी होता है। लेकिन छात्रों की संख्या हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। छात्रों की संख्या हमेशा कौन सा होगा, पूर्ण संख्या ही होगा। क्या छात्रों का आधा टोना पॉइंट दशमलव में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यही क्या होगा, चर खंडित है सर, डिस्क्रीट है। याद रखना, डिस्क्रीट इंग्लिश में चर खंडित। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। अगला 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 अगला। द बेसिस ऑफ ए टेबुलेशन इज, द बेसिस ऑफ ए टेबुलेशन इज। सारणीकरण का क्या आधार होता है, हम लोग सारणी क्यों बनाते हैं, टेबल क्यों बनाते हैं, ये पूछा जा रहा है। सारणी का आधार क्या होना चाहिए? क्या सारणी हम लोग क्लासिफिकेशन करने के लिए बनाते हैं, टेबल ऐसे करने के लिए, डेटा को, या नन ऑफ दी? क्या होना चाहिए सारणी का मेन आधार क्या? सारणी हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि कोई भी चीज को वर्गीकरण कर पाए, क्लासिफिकेशन कर पाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसीलिए इसीलिए हम लोग सारणी को मेन आधार क्या मानेंगे, वर्गीकरण। वर्गीकरण के लिए ना टेबल बनाते हैं, तो इसीलिए उसका मेन आधार क्या होना चाहिए। बाकी सब ठीक है, लेकिन बेस पॉइंट पूछा जा रहा है। अगला सवाल, द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट में टोटल एंगल कितना होता है? सर पाई चार्ट में कितना होता है, 180 नहीं सर, 280, क्या होना चाहिए, 360 डिग्री। एक जो विड्थ होता है उसका सेंटर में कितना पॉइंट, कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। कोई दिक्कत? अगला देखो, ओजिव कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड। ओजिव जो कर्व होता है, ओजिव जो कर्व है उसका दूसरा नाम क्या है? तो सर ओजिव कर्व का जो दूसरा नाम होता है वो होता है संचयी आवर्ती वक्र होता है। क्या होता है, संचयी आवर्ती वक्र होता है। 10 का क्या हो जाएगा, ए। ठीक, अगला, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। आवर्ती वितरण के ग्राफ को क्या कहते हैं सर? आवर्ती वितरण के ग्राफ को आयात चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आयात चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आयात चित्र कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। आवर्ती वितरण की ग्राफ को क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। 12 नंबर सवाल को देखिए, क्या सवाल लिखा हुआ, पढ़ो सवाल को, पहले पढ़ो उसके बाद आंसर समझो। देखो क्या है, आयात चित्र किस श्रृंखला के आवर्ती वितरण के रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण है? आयात चित्र पूछा जा रहा है। आयात चित्र हम शुरू में बोले थे कि आयात जो चित्र होता है, जो हिस्टोग्राम होता है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस डेटा को लेकर ग्राफ बनाता है। किसको, सतत डेटा को लेकर ग्राफ बनाता है। 12 का क्या हो जाएगा, 12 का, ठीक है। और अगर यदि दंड आरेख के बात बोले, बार डायग्राम का बात बोले, तो वो क्या, हमेशा डिस्क्रीट होता है, हमेशा असतत होता है, अखंडित चर का बनता है। ठीक है ना? इसका क्या जवाब, 12 का सी। फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन इज। समांतर माध्य का क्या फार्मूला होता है? तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होगा, हम लोग एक्स बार बराबर क्या जानते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा, ये एस, सम ऑफ टोटल यूनिट बाय नंबर ऑफ टोटल। कर देंगे तो हम लोग क्या निकलेंगे, अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा समांतर माध्य। 13 का सी। थोड़ा जल्दी करते हैं, ध्यान दो।
अंकगणित माध्य है, अंकगणित माध्य है, अंकगणित माध्य है तो माध्य है, आंसर क्या हो जाएगा, अंकगणित क्या है, एक माध्य है। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है देखो तो, किसी वर्ग की उच्च एवं निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, कोई भी वर्ग है उसका उच्च सीमा है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं सर, वर्ग अंतराल करते हैं, क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है ना। तो 15 का 16 नंबर, क्या है 16 नंबर देखो, बताया है कि देखो सिग्मा एक्स इक्वल टू 50 है और एन बराबर 5 है, तो क्या है एक्स बार, यानी माध्य निकालने बोल रहा है, माध्य निकालने का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला एक्स अपन क्या होता है, एन होता है ना, सिग्मा एक्स का वैल्यू 50 है ना, और एन का वैल्यू कितना है 5, तो 5 दशम कितना होगा 50, आंसर क्या होगा का। देखो जो भी क्लास कर रहा है कमेंट में जरूर, ठीक है। देखो किस श्रेणी के उस, मतलब किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है, बताया जा रहा है कोई डेटा बार बार आ रहा है किसी सीरीज में, तो उस डेटा को क्या बोलेंगे, तो उस डेटा को बहुलक बोलेंगे सर, मॉड बोलेंगे, किसी सीरीज में कोई डेटा अगर बार बार आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बहुलक बोलते हैं, उसको मॉड बोलते हैं। ठीक, अगला सवाल, द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन बाय, जो पद विचलन जो है, पद विचलन का जो विचार है ये किसने दिया, तो पद विचलन का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल पियर्सन ने दिया था, कौन दिया था, कार्ल पियर्सन ने दिया था, पद विचलन का विचार है, कॉन्सेप्ट है जो। अगला सवाल, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर इन द बेस ईयर, आधार वर्ष की जो सूचकांक है का मूल्य क्या होता है, आधार वर्ष का सूचकांक का मूल्य हमें 100 याद रखना, कितना, आधार वर्ष का सूचकांक का मूल्य क्या होता है, हमेशा 100 याद रखना, इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर क्या 100, 19 का। अगला सवाल क्या है, whose formula consider ideal for the construction of index number, इंडेक्स नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, ये जो इंडेक्स नंबर है, हाँ, जो इंडेक्स है, क्या क्वेश्चन नहीं भागना, क्या है क्या, देखो क्या पूछा जा रहा है कि जो किसका सूत्र सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है, किसका मानेंगे हम लोग, फिशर्स का, किसका, फिशर्स का सूत्र आदर्श माना जाता है सूचकांक। ठीक है, अगला सवाल अब देखो 21 नंबर से देखो मजा आ जाएगा, विनिर्माण किस क्षेत्र से संबंधित है, जो मैन्युफैक्चरिंग है ये किससे रिलेटेड करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो सर मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी से नहीं सर, किससे, सेकेंडरी से रिलेट करेगा, द्वितीयक से रिलेट करेगा, 21 का बी हो जाएगा, क्लियर। अगला सवाल, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री गेट लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, और जो कृषि क्षेत्र में है कितनी आबादी संलग्नित है, कितने आबादी जुड़े हुए हैं आजीविका प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र से, 2/3 कितना, 2/3 इतना पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं आजीविका के रूप में। आगे, वेन वाज द रेलवे स्टार्टेड इंडिया, भारत में रेल की शुरुआत कब हुआ, तो 16 अप्रैल, कब याद रखना, 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चलना शुरू, कहाँ से कहाँ, वैसे थाने पहली बार रेल चल, उस वक्त गवर्नर कौन थे, डलहौजी, है ना, 34 किलोमीटर पहला ट्रेन मुंबई से था। ठीक, अगला सवाल, अगला क्या सवाल है, जो प्लानिंग कमीशन वाज अपॉइंटेड इन, योजना आयोग की नियुक्ति जो है कब हुई, तो सर देखिए योजना आयोग, हमारा देश आजाद 15 अगस्त 19, और उसके बाद हम लोग क्या बनाए, देश को चलाने के लिए क्या किए, हम लोग योजना आयोग की स्थापना किए, और योजना आयोग कब स्टेब्लिश हुआ, 1950 में स्टेब्लिश हुआ, कब हुआ, 1950 में प्लानिंग कमीशन आया था, और कब, 15 मार्च 1950, याद रखना 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आया, प्लानिंग कमीशन स्टेब्लिश हुआ था। अगला सवाल, इंडस्ट्रियल, अच्छा क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन इंडिया वाज स्टार्टेड, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, सर औद्योगिकरण का जब बात आ रहा है, इसका बात आ रहा है औद्योगिकरण,
तो पहला पंचवर्षीय योजना में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में औद्योगिक का बात नहीं होता है, कृषि का बात होता है। लेकिन जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आएगा तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में औद्योगिकरण का बात आएगा। किसका? औद्योगिकरण का बात आएगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान में उद्योग से रिलेटेड योजना बना कि उद्योग देश में अधिक से अधिक आए जाए और देश के विकास में कैसे योगदान दिया जाए। सेकेंड 5 ईयर। अगला सवाल, ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्टेड, ग्रीन रेवोल्यूशन जो भारत में कब लाया गया? तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था 1966 से लेकर 1967 से। जो हरित क्रांति है वो कब लाया था? तो हरित क्रांति 1966 से लेकर 1900। ठीक। तो दिक्कत, हरित क्रांति के जनक कौन? अभी बताएं हरित क्रांति जनक कौन? एम एस स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति का जनक बोलते हैं पिता। ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन गोल्डन रेवोल्यूशन जो सुनहरा क्रांति है, सुनहरा क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं से नहीं सर, दूध से नहीं सर, श्वेत क्रांति मछली से है नहीं सर, किससे? फल से फल से, फ्रूट से। क्या? गोल्डन रेवोल्यूशन का मतलब फ्रूट से, बागवानी क्रांति को बोलते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक। तो 27 का बागवानी में क्या आ जाएगा? फल आ जाएगा। व्हाट इज नोन एज नवरत्न? नवरत्न का क्या मतलब? देखो सरकार ना, सारा जो सरकारी उद्योग है, नवरत्न, महारत्न और लघु रत्न का दर्जा दी है ना। वही पूछा जा रहा है कि नवरत्न क्या है। तो नवरत्न है सर सरकारी सार्वजनिक उपक्रम है, पब्लिक इंटरप्राइजेस को नवरत्न का दर्जा दिया है ना, निजी उपक्रम को नहीं। सरकारी उद्योग में ही बहुत सारा उद्योग में कुछ को कैटेगरी बांट दिया है। फिर ये नवरत्न के कैटेगरी में आएगा, या महारत्न की कैटेगरी में आएगा, और कुछ लघु रत्न की कैटेगरी में आएगा। इस प्रकार सरकार बांटा गया है सरकारी उद्योगों को, सार्वजनिक उपक्रमों को, पब्लिक इंटरप्राइजेस को, प्राइवेट को नहीं। जो SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये मॉडल जो होता है, ये जो मॉडल लाया है SEZ इन द कंट्री इज अडॉप्टेड इन द व्यू ऑफ मोड ऑफ कंट्री। किस देश से SEZ को अपनाया? तो चाइना से। देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल किस देश के मॉडल में ध्यान रखकर अपनाया गया? चाइना को। इसमें विशेष आर्थिक मॉडल क्या होता है? तो विशेष आर्थिक मॉडल के अंतर्गत ये एक ऐसा प्लान होता है जिसके अंतर्गत विदेशी जो निवेशक है वो अपने देश में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए ये योजना को अपनाया चाइना से, हम लोग अपनाए SEZ वाला। अगला सवाल क्या है? शेयर ऑफ इंडिया वर्ल्ड एक्सपोर्ट इज, देखो भारत में अभी निर्यात कितना होता है, तो भारत में पूछा जा रहा है, निर्यात के बारे में पूछा जा रहा है। भारत में विश्व निर्यात में भारत का कितना हिस्सा है? तो वर्ल्ड में हम लोग अभी अभी 1.7 नहीं, 1.8 के 1.8% के आसपास हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं सर, अपना देश से सामान भेजते हैं 1.8% के आसपास विश्व। अगला सवाल, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को क्या कहा जाता है? सर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को LPG कहा जाता है। क्या कहा जाता है? LPG कहा जाता है। और देश की अर्थव्यवस्था में ऐसा 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 टर्न लाया है कि अर्थव्यवस्था बूम करने लगा, बहुत सारा हरित क्रांति आने लगा, उद्योग लगने लगा, कृषि लगने लगा। जो देश तक नहीं बना सकता था वो देश हेलीकॉप्टर तक बनाने लगा, बड़ा बड़ा जहाज तक बनाने लगा। 91 का क्या? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, ये क्या क्या इकोनॉमी में यू टर्न पॉलिसी भी कहते हैं, अर्थव्यवस्था को क्या किया? यू टर्न किया। 31 का क्या हो जाएगा? अगला, ऑर्गेनिक फार्मिंग कंटेंट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या शामिल है? जैविक खेती में क्या शामिल है? जैविक खेती प्रयोग होता है जैविक चक्र से, पशु खाद्य, कीट खाद्य से, या यांत्रिक खेती। सर जैविक खेती का मतलब भी होता है जैविक चक्र, पशु खाद्य या कीट खाद्य, है ना, ये यांत्रिक खेती, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस का। जैविक खाद का मतलब बिना रसायन का प्रयोग किए हुए खेती। द फॉर्म इज कंट्रीज मॉनेटरी एंड बैंकिंग पॉलिसी इज नॉट, जो मौद्रिक नीति होती है और बैंकिंग जो नीति होती है, के सुधार को माना जाता है। किस प्रकार का सुधार को माना जाता है? सर इसको सुधार को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वित्तीय, क्या बोलते हैं? वित्तीय सुधार बोलते हैं सर, वित्तीय सुधार बोलते हैं। वित्तीय सुधार को क्या बोलते हैं?
वित्तीय सुधार के अंतर्गत क्या रहे आएगा, मौद्रिक नीति और बैंकिंग नीति के सुधार को वित्त नीति के सुधार में आएगा, फाइनेंशियल रिफॉर्म के अंदर में आएगा। अगला सवाल है एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान देना ध्यान देना देना। एक्टिव फैक्टर पूछा रहा है, एक्टिव पैसिव नहीं पूछा जा रहा है, सक्रिय पूछा जा रहा है। सक्रिय सक्रिय उत्पादन का सक्रिय घटक क्या है, उत्पादन का सक्रिय घटक सर फिजिकल कैपिटल तो सक्रिय नहीं होता, फिजिकल कैपिटल का मतलब मशीन, बिल्डिंग, ये सब बोलते फिजिकल। ये सब क्या एक्टिव रहता है, हमेशा चलते बुलते रहता नहीं सर, ये सब क्या रहता है, क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है ये फिक्स नहीं, इसका दिमाग चलते रहता है ना। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होगा, ये एक सक्रिय घटक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। जो एक्टिव फैक्टर प्रोडक्शन है क्या, ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। उत्पादक का जो सक्रिय घटक होता है, उत्पादक का जो सक्रिय घटक होता है ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मानव पूंजी, क्या हो जाएगा 36 नंबर। एजुकेशन इंक्रीजेज डेप्थ ऑफ पॉपुलेशन, शिक्षा से लोगों की क्या बढ़ती, तो शिक्षा आएगा ना, एजुकेशन दे देंगे अगर हम किसी, क्या क्या बढ़ेगा, शिक्षा आएगा तो सर वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगा, ये बात सही है। उत्पादन आएगा तो सर इफिशियंसी बढ़ जाएगा, क्षमताएं बढ़ जाएगा, ये भी बात सही है। अगर किसी को चाहता है तो सर वो इनकम भी अधिक से अधिक कमाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा सर, ऑल ऑफ दीज से शिक्षा आने। अगला, फॉर हाउ मेनी डेज डॉक्स मनरेगा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जो मनरेगा में है लोगों को कितने दिन तक रोजगार की बात कही गई है, तो 100 दिन का, कितना, एक साल में कम से कम लोगों को 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दे, तो हम लोग बोलते हैं, तो अभी बिल्कुल नाम चेंज हो गया है। अगला, विच ईयर इज रिगार्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जो महान विभाजक का जो काल है किसको मानते हैं, महान विभाजक का काल यहाँ मिट गया, महान विभाजक का काल किसको मानते हैं, ग्रेट डिवाइड 1921 का मानते हैं। पिछले में भी 21 को महान विभाजक का काल कहते हैं। द फ्रॉम ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी, इकोनॉमी है पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ये सवाल पूछा गया है। तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी नहीं है सर, मिश्रित, समाजवादी नहीं है सर, मिश्रित है, क्या है, मिश्रित है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्या है, वहां पर भी सरकार और पूंजीपति दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था पाकिस्तान। अगला सवाल, क्या सवाल, निम्न में किस देश ने एक संतान नीति को अपनाया, वन चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी, हम दो हमारे एक ही होना चाहिए, किस देश की नीति अपनाई थी, तो सर चाइना में सर, वन चाइल्ड पॉलिसी कहाँ कहाँ लिंक है, कहाँ से संबंधित है, चाइना से संबंधित है, जो अभी बिल्कुल बंद हो गई है। अगला सवाल, एस एच जी का क्या मतलब होता है, सर एस एच जी का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप, एस एच जी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें कुछ महिलाएं आपस में बैठती है और छोटी छोटी बचत को जमा करती है ना, और लोगों को छोटे छोटे ऋण देती है और उससे कुछ कुछ पैसा कमाती है, ऐसा ग्रुप को सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, जो गांव देहात में आजकल बड़ा प्रचलन, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है स्वयं सहायता समूह। तो बाबू अभी कितना अभी कंप्लीट हो गया, 2022 कंप्लीट कर लिए, 2023 कंप्लीट कर लिए, 2024 कंप्लीट कर लिए ना, अब शुरू करेंगे लास्ट जो है 2025, इतना कर एग्जाम में खत्म हो जाएगा डर, रिपीटेड सवाल पूछ एग्जाम में, इसलिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो चलो 2025 को भी फटाफट निपटाते हैं। पहला सवाल क्या है देख लो, 2025 का है, पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है, जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्री का क्या तात्पर्य होता है, यही सवाल है ना। व्हाट डू व्हाट डू इकोनॉमिक्स मीन बाय ऑर्डिनरी लाइफ, इन सर जल्दी सोच, जल्दी जल्दी। जीवन के आम कारोबार से अगर अर्थशास्त्री से क्या तात्पर्य है, आम कारोबार का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में
सर मनुष्य की आर्थिक क्रिया का बात कर रहा है, किसका बारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन का बात कर रहा है। अर्थशास्त्र में जीवन की आम कारोबार का मतलब होता है सर इकोनॉमिक एक्टिविटी का। अगला सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग विल गिव यू क्वालिटिव डेटा, निम्नलिखित में किसके द्वारा आपको गुणात्मक आंकड़े उपलब्ध होंगे। गुणात्मक बात हो रहा है, गुण का बात होना चाहिए। देखो बाबू, किसी विषय के अंक बोल रहा है, प्राप्त अंक ला रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में मार्क्स ला रहे हैं, ये गुण है कि नंबर में या क्वांटिटी में मात्रा है। तो सर अंक क्या है, एक टाइप का मात्रा है सर, संख्या है, नंबर है, तो ये गुण का बात नहीं। किसी का इनकम आय, आय क्या है, मात्रा है सर, संख्या है, ये भी गुण का बात नहीं कर रहा। खर्चा, खर्चा गुण का बात कर रहा नहीं कर, लेकिन बुद्धि इसका कितना है, ये गुण का बात। इंटेलिजेंस किसका बात करता है, गुण का बात। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है देखो तो, व्हाई इज डेटा कलेक्टेड, आंकड़ों का संग्रह क्यों किया जाता है, आंकड़ा है उसका संग्रह क्यों किया जाता है। क्या मनोरंजन के लिए डेटा को, एंटरटेनमेंट के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, टू कॉम्प्लिकेट द मैटर, मैटर को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, या फिर टू शो द प्रूफ ऑफ क्लियर एंड वैलिड सॉल्यूशन ऑफ प्रूफ, समस्या को स्पष्ट और वेद सामान्य के लिए साक्ष्य दर्शाने के लिए, इनमें से सभी समझा। मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं, आंकड़ा को कलेक्ट समस्या को उलझाने के लिए भी नहीं करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं समस्या को स्पष्ट और वेद समाधान के लिए करते हैं, डेटा को सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए हम लोग कलेक्ट करते हैं। Which of the following method of data collection is likely to affect the response respondents, जो आंकड़ा संग्रह के निम्न विधियां में से किस विधि में उत्तरदाता को, इसको जो उत्तर देने वाला लोग है उसको प्रभावित करने की संभावना रहती है। मेरे सामने जो रहेगा उसी को हम प्रभावित कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, व्यक्तिगत साक्षात्कार होना चाहिए सर, पर्सनल इंटरव्यू से हम उत्तरदाता को प्रभावित कर सकते हैं, 4 का सी हो जाना चाहिए। क्लियर। अगला सवाल, हाउ कैन सैम्पलिंग एरर बी रिमूव्ड, सैम्पलिंग एरर बी रिमूव्ड, प्रतिचयन त्रुटि को कैसे दूर कर सकते हैं। तो प्रतिचयन त्रुटि जो है, सैम्पलिंग जो एरर है, कैसे दूर कर सकते हैं। सैम्पलिंग मेथड में किसी आकार छोटा छोटा रहेगा तो सर दूर नहीं कर सकते, क्या करना होगा, सैम्पलिंग मेथड में किसी भी यूनिट का आकार को बढ़ा देंगे सर, प्रतिदर्श का आकार को बढ़ा देंगे ना, तो आसानी हो जाएगा सर, बाय इंक्रीज द सैम्पलिंग साइज अगर कर देते हैं तो हम आसानी से सैम्पलिंग एरर को क्या कर सकते, दूर कर सकते हैं। आकार बड़ा बड़ा कर दो, आराम से हम चुन सकते हैं, सिंपल मेथड। सैम्पलिंग मतलब किसी का चुन, बहुत सारा रहेगा उसमें से कुछ का चुनना, आकार बड़ा बड़ा रहेगा तो चुनने में आसानी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल, आंकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है, पूछ रहा है गुण के आधार पर, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में किसका बात करेगा, गुण का बात हो रहा है तो गुण का बात करेगा, पार्टिकुलर क्वालिटी का बात। और थोड़ा सा पेशेंस रखो बाबू, और थोड़ा सा कर लो और इसके बाद एग्जाम में जाना, ठीक है। चलो, छः का क्या होना चाहिए, छः का सी होना चाहिए। 7 नंबर देख लो, 7 नंबर में क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग रिगार्डिंग रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब, रॉ डेटा का मतलब अप्रिस्क्रिप्ट डेटा, खराब डेटा, एक जगह पर इकट्ठा डेटा, उसको वर्गीकरण नहीं किए, उसको स्पष्ट नहीं किए, उसका अर्थ अच्छा से नहीं निकाले, अलग अलग जगह नहीं रखे, सजा के नहीं रखे, ऐसा डाटा को हम लोग कहते हैं अप्रिस्क्रिप्ट डाटा, रॉ डेटा। तो ही पूछा जा रहा है कि जो रॉ डेटा होता है ये कौन सा कथन में सबसे बढ़िया कथन है, यही पूछा जा रहा है, कौन सा अच्छा बात है। अपरिष्कृत आंकड़ा से निष्कर्ष निकालना आसान होता है, तो यस सर, अपरिष्कृत आंकड़ा से निष्कर्ष निकालना आसान होता है क्या, खराब डेटा निष्कर्ष निकालना आसान होता है, फिर ये बात गलत बात है। अपरिष्कृत आंकड़ा प्राय छोटा होता है, तो प्राय छोटा नहीं होता है सर, इसका बात नहीं है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। अपरिष्कृत आंकड़ा अव्यवस्थित होता है, ये बात सही बात है सर, अपरिष्कृत आंकड़ा जो होता है अव्यवस्थित होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक, अब आते हैं सी, 8वां नंबर,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस जो वेरिएबल होती है, क्या है, विच द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का कौन सा एग्जाम्पल है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का बात कर रहा है, सतत 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 चर का बात कर रहा है। देखिए सतत चर का कौन सा एग्जाम्पल होना चाहिए? कक्षा में विद्यार्थी की संख्या, सतत चर पूछा जा रहा है, सतत चर। सतत चर मतलब पॉइंट में भी आ सकता है, दशमलव में भी आ सकता है, उसका बात कर रहा है। कक्षा में विद्यार्थी की संख्या सर सतत चर नहीं है, ये क्या है? असतत चर है, विभक्त चर, जिसको खंडित नहीं कर सकते, कि दशमलव में नहीं आएगा। किसी विद्यार्थी की संख्या दशमलव में नहीं आएगा। अस्पताल में मरीजों की संख्या नहीं आएगा सर, ये भी सतत चर नहीं है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय, इनकम जो है, अठन्ना चर गुण में पैसा में आएगा, तो ये है सतत चर। किसी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या, ये भी नहीं है। ये सारा क्या है? डिस्क्रीट है। क्या है? डिस्क्रीट है, असतत है, विभक्त है। क्या हो जाएगा? देख लो जल्दी, जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे यार, थोड़ी सी बचा हुआ है। क्या है? देखो, चरम पदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? विच एवरेज इज मोस्टली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम टर्म। तो एक्सट्रीम टर्म का बात हो रहा है, कौन सा अधिक प्रभावित होता है? तो अर्थमेटिक मीन जो होता है सर, सबसे अधिक प्रभावित होता है। अर्थमेटिक मीन सबसे अधिक क्या होता है? प्रभावित होता है सर, अधिक से अधिक यूज करता है। किसी भी औसत निकालने सबसे ज्यादा यूज किसका करेंगे? तो समांतर माध्य का करेंगे। ठीक है ना? तो ए हो जाएगा। बार डायग्राम, बार डायग्राम में क्या पूछा जा रहा है? कैसा डायमेंशनल होता है? सर बार डायग्राम में कैसा डायमेंशनल होता है? अनडायमेंशनल डायग्राम, टू डायमेंशनल डायमेंशनल डायग्राम, या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पे वन क्या हो, देखिए यहाँ ऑप्शन इंग्लिश में गलत है, हिंदी में अलग है। देखो यहाँ क्या होना चाहिए? अनडायमेंशनल डायग्राम नहीं, वन होना चाहिए, वन। वन डायमेंशनल डायग्राम, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। बार डायग्राम में क्या होता है? बार डायग्राम में होता है, दंड आरेख में होता है, एक बिम्य आरेख होता है कि नहीं? जब हम लोग बनाते हैं बार डायग्राम, क्या होता है? ये कैसा है? वन डायमेंशनल है, वन डायग्राम। तो ये हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, निम्न में किस आरेख को संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है? डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो संचयी आवृत्ति को किसके नाम से जानते हैं? तोरण के नाम से जानते हैं। किसको नाम से जानते हैं? तोरण के नाम से जानते हैं। इसका तोरण के नाम से, ओजिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल, विच इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ, देखो देखो देखो, यहाँ पे माध्य निकालने के लिए बोला गया है। क्या निकालने के लिए बोला है? माध्य निकालने के लिए दिया है, कुछ डेटा दिया हुआ है। इस डेटा के थ्रू से हम लोग माध्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, 40, 50, 55 प्लस 78 प्लस 58, क्या निकालने बोल रहा है? माध्य ना। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ेंगे और कितना को संख्या, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा? माध्य निकल जाएगा। बना लेना, कितना भी जोड़ के भाग दे देना 5, जितना भी आएगा आंसर टिक लगा। ठीक है, अभी कैलकुलेशन करेंगे, टाइम लगेगा। गलत सवाल, क्या पूछा जा रहा है? सर्वाधिक बारंबारता वाला चर का मान क्या होता है? जो अधिक से अधिक, किसी भी सीरीज में अधिक से अधिक आने वाली संख्या को क्या कहता है? अर्थमेटिक मीन, मीडियम, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या मोड कहते हैं। तो सर मोड कहते हैं। जो संख्या बार बार आता है उसको मोड कहते हैं सर, बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं ना, मोड कहते हैं। ठीक, अगला 14 नंबर देख लो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको सही लग रहा है? यही पूछा रहा है ना, कौन सा सही लग रहा है? द सम ऑफ डिविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम मीडिएशन इज जीरो। माध्यिका से मदों का जो विचलन का योग शून्य होता है, तो सर माध्यिका में विचलन का योग शून्य नहीं होता है। किस में होता है? माध्य में होता है। किस में होता है? माध्यिका में नहीं होता है सर, किस में होता है? माध्य में होता है। ये बात गलत है। अगला देखो, चतुर्थांक, चतुर्थक दिए गए आंकड़े को चार बराबर भाग में विभाजित करती, यस, चार बराबर बराबर भाग में विभाजित करती कौन? चतुर्थक। ये बात सही है। बहुलक का मान माध्य और माध्यिका के बीच होता है। सर बहुलक का मान माध्य और माध्यिका के बीच नहीं होता, माध्यिका के मान बीच में हो। ये चीज याद रखना। माध्यिका चरम परीक्षण से अनुचित रूप से ये भी बात गलत है। सही बात क्या है? सिर्फ
जो क्वार्टाइल होती है 4 बराबर बराबर भाग में बांटती है। 15 नंबर, if the coefficient of correlation between two variable plus one, then what is the correlation between a variable? यहाँ प्लस का साइन है ना, क्या बात है, प्लस का है ना, प्लस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव, नेगेटिव का भाई नेगेटिव। क्लियर। अगला सवाल, अगर सहसंबंध प्लस वन है तो कैसा संबंध होगा, तो धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, मजा आ रहा है, काफी देर हो गया ना, और थोड़ा 16 नंबर हो गया। अब हम लोग कुछ ही 40 तक आएगा, खत्म कर लेंगे। अब वो अच्छा एग्जाम जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा तो मेहनत लगेगा, है ना। देखो 16 हो गया, अब 15 हो गया, 16 देख लो। विच इज द यूनिट ऑफ कोऑफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन हाइट, फुट में दिया है, वेट केजी में दिया है। पूछा जा रहा है जो हाइट है, हाइट का मतलब जो ऊंचाई है, और वेट है जो वजन है, देखो 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 देखो, जो क्या है, कद है, कद मतलब हाइट और ऊंचाई है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। तो एक बात बताओ, फुट, फुट का मतलब कद, ऊंचाई, ऊंचाई किस में हम लोग मापते हैं, तो सेंटीमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, इसी चीज में ना मापते हैं। और वजन को किस में मापते हैं, वजन को मापते हैं सर केजी में, है ना, ग्राम में, कुंटल में, इस सब में नापते हैं। और इसका किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर, केजी, ग्राम, कोई संबंध है, कोई भी संबंध है क्या, सर दोनों का यूनिट अलग अलग होता है। तो अलग अलग होता है तो इनमें से कोई भी संबंध नहीं पाया जाता। देयर इज नो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देयर इज नो यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दोनों में क्या है, कोई भी सर संबंध नहीं पाया जाता है। अगर संबंध गुणांक का कोई इकाई नहीं होती, दोनों में कोई इकाई संबंध, तो कोई भी इकाई नहीं होती। अगला 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर मेजर ऑफ द एवरेज चेंज इन रिटेल प्राइस। खुदरा का बात कर रहा है, खुदरा विक्रेता का बात आ रहा है। जब खुदरा विक्रेता का आएगा, सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापेगा कौन, तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक मापेगा सर। कौन मापेगा, कंज्यूमर इंडेक्स मापेगा सर। कौन मापेगा, जो कंज्यूमर होती है, कौन सा, इंग्लिश में देख लो, कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स होती है, वो मापेगा कौन, खुदरा विक्रेता की जो। अगला, विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट पार्टनर ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। जब अंग्रेज भारत में शासन, तो अपने क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल फेज। कॉलोनियल फेज में भारत का जो विदेश का, भारत में पार्टनर कौन था, यानी भारत की वस्तुएं इसको हम लोग अधिक बेचते थे, तो हम लोग अधिक दे देते। कौन उसका पार्टनर था, लार्जेस्ट पार्टनर कौन था, सर इंग्लैंड ही था, इंग्लैंड ही था। जो राज कर रहा था उसी को ना बेचें, क्यों, और कंपनी को आने नहीं देता था अंग्रेज, तो मेरा वही एक पार्टनर था। कौन, विदेशी व्यापार का संबंध किससे है, तो इंग्लैंड से ही अधिक से अधिक। क्लियर। व्हेन वाज द टिस्को स्टेब्लिश, टिस्को की स्थापना कब हुआ, तो टिस्को की स्थापना 1907 में, कहाँ पर, जमशेदपुर। हाँ 1900। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल। बर्नियर ने अपनी भारत, बर्नियर ने अपनी भारत यात्रा वृतांत में, बर्नियर ने अपनी भारत यात्रा वृतांत में भारत को तत्कालीन किस देश से अधिक विकसित माना था। बर्नियर भारत आया था, भारत के इतिहास को लिखा था, तो बर्नियर भारत को किस देश से अधिक विकसित माना है, तो चाइना से चीन से अधिक विकसित माना। याद रखना, किससे, चाइना से। अगला सवाल, देखो देखो देखो, इन हाउ मेनी ईयर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्लान टू बी अचीव्ड। जो पंचवर्षीय योजना है, कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए बनाया गया था, कितने वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना बनता था, तो परिप्रेक्ष्य योजना कितने, 5 साल के लिए। फिर क्या हो जाएगा, 5। अगला सवाल 22 नंबर, व्हाट वाज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट इन 1950। 1950 में स्मॉल सेक्टर के जो उद्योग था, एमएसएमई जिसको बोलते हैं, वो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री जो था, लघु उद्योग था, 1950 में कितना रुपया का इन्वेस्ट मांगता था, कितना रुपया को लघु उद्योग के कैटेगरी में रखा जाता था, तो सर तभी हम लोग रखते थे कितना, 5 लाख, कितना, 5 लाख तक अगर किसी उद्योग में इन्वेस्ट हो रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, स्मॉल लघु उद्योग कहते हैं। तो 22 का
1950 में लघु उद्योग की इकाई निवेश अधिकतम 5 लाख रुपया। व्हाट इज द टैक्स लीव्ड ऑन इम्प्रूव गुड्स कॉल्ड, है ना। अच्छा, इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। जो विदेश से आने वाला आयातित वस्तु पर लगने वाला कर को क्या कहते हैं? आयातित वस्तु, विदेश से आने वाले वस्तु पर अगर हम टैक्स लगाते हैं उसको परिशुल्क बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैरिफ बोलते हैं, परिशुल्क बोलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? देखो 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 तो जल्दी। क्या है? इंडस्ट्री पॉलिसी 1956, जो औद्योगिक नीति 1956 आया, 21 पंचवर्षीय योजना का देन था। तो बोलेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान का सर दूसरी पंचवर्षीय योजना का देन था। क्या क्या देन था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसका देन था? तो भारी उद्योग की कैसे कैसे स्थापना किया जाए उसका देन था। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स का कौन सा एग्जाम्पल है? अप्रत्यक्ष कर का कौन सा उदाहरण है इसमें से? सर अप्रत्यक्ष कर, ध्यान देंगे और ध्यान देंगे ध्यान देंगे। बिक्री कर, सर बिक्री कर में हम लोग सीधा सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। देते हैं क्या? सीधा सरकार को टैक्स नहीं देते, तो ये सर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ये बात सही है। बाकी देख लो, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, ये कैसा टैक्स है? इस टैक्स को बोलते हैं सर डायरेक्ट टैक्स। कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है सर, प्रत्यक्ष कर है जो सरकार को सीधा देते हैं। ठीक है, तो 25 का क्या हो जाए? जल्दी जल्दी, और 15 बचा है, जल्दी इसको खत्म करते हैं। टाटा स्टील इज वर्किंग इन हाउ मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड? टाटा जो है, टाटा टाटा कंपनी जो बना है, टाटा स्टील कंपनी, विश्व में कितनों देशों पर राज करती है, कितनों देशों पर इसका फैक्ट्री है? तो देखो डाटा तो घटते बढ़ते रहता है, मान के चलते अभी कितना है? 26 के आसपास है। कितना है? 26 के आसपास। इसलिए टाटा स्टील विश्व में कितना देश? 26 देशों में अपना राज कर। अगला, व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड? वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब? तो सर व्यापार संगठन की स्थापना 1995। कब? 1995। अगर GATT का बात करें, गेट की स्थापना कब हुआ? तो आंसर देना 1948। ठीक है, बात से ध्यान से सुनना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ? आएगा एग्जाम, कब हुआ था? तो 1995। गेट की स्थापना कब? 1948। अगला सवाल, which of the following is not the source of human capital? ह्यूमन कैपिटल का इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है? मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है, मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है। सर शिक्षा देंगे तो मनुष्य पूंजी निर्माण होगा, ये बात सही है। स्वस्थ देंगे, हेल्थ देंगे तो सही है। ट्रेनिंग देंगे तो मानव पूंजी का निर्माण होगा, लेकिन रोड से मानव पूंजी का कोई लिंक नहीं है सर। लिंक है वैसे, बट हम सड़क से मानव पूंजी का निर्माण, अच्छा सड़क रहेंगे लेकिन तो बातें नहीं करेंगे, फिर मानव पूंजी का निर्माण होगा। तो सर मानव पूंजी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण देना जरूरी है, सड़क देना जरूरी नहीं है ना। इसलिए सरकार को भी किस पे काम करना चाहिए? मानव पूंजी विकास पे काम करना चाहिए अधिक से अधिक, तो जाके तो मोदी जी कहते हैं ना 40 में विकसित देश बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अधिक से अधिक मानव पूंजी पे काम करना। फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। जो मोदी जी बोलते हैं 2047 में कि भारत विकसित हो जाएगा, तो विकसित तभी होगा जब मानव पूंजी पे काम करना होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे काम करना। उनको सड़क नहीं देना होगा, उसको क्या देना, नहीं देना होगा, उसको सड़क नहीं देना होगा, सड़क का बात नहीं है। उसको अच्छा सड़क से मतलब नहीं है सर, उसको अच्छा शिक्षा दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छा ट्रेनिंग दो, अच्छा प्रशिक्षण दो, तब वो अपना प्रोडक्टिविटी अधिक से अधिक बढ़ाएगा, है ना। तो 2047 में अगर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट पर कैंडिडेट बढ़ता है, अच्छा ट्रेनिंग से बढ़ता है, तो 2047 में जो बात कर रहा है वो सच में सच हो सकता है, वरना सच नहीं हो सकता है। क्लियर? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल तो 30 नंबर में, केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा उपकरण से संचित राशि क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा उपकरण से संचित राशि का उपयोग किस स्तर की शिक्षा के लिए विकास में किया जाता है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो संचित राशि है, इसका उपयोग हमेशा किस में अधिक करता है? प्राथमिक शिक्षा पे करते हैं। किसमें? प्राथमिक शिक्षा से बात हो रहा है। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशन प्रोग्रेस? शैक्षिक प्रगति का सूचक निम्नलिखित में से कौन सा है? शैक्षिक प्रगति कैसे जानेंगे शिक्षा का विकास हुआ है? जन्म दर से नहीं सर, जन्म दर होने से शिक्षा का कोई लेन देन, पॉपुलेशन हो रहा है तो आधा आधी अनपढ़ है।
इसे साक्षरता दर नापेंगे नहीं, शिक्षा का लिंक है नहीं, साक्षरता दर से शिक्षा का रेट पता किया जा सकता है, तो एजुकेशन लिटरेसी रेट होना चाहिए। अगला सवाल 31 नंबर, व्हेन वाज द संसद आदर्श ग्राम योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना का स्थापना कब हुआ? 2014 में हुआ सर। कब? 2014 में हुआ। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? विच इज द लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक ऑफ एशिया, भारत में, भारत में ही नहीं पूरा एशिया में सबसे बड़ा औपचारिक बैंक किसको माना जाता है? एशिया में सबसे बड़ा औपचारिक बैंक माना जाता है किसको? कुटुम्ब श्री को। किसको? कुटुम्ब श्री को माना जाता है। कुटुम्ब श्री किसको? कुटुम्ब श्री को माना जाता है। क्लियर? तो सी आंसर हो जाए। अगला सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी इज इंक्लूड इन गार्डनिंग, पूछा जा रहा है कि जो बागवानी है, बागवानी के अंतर्गत किस में शामिल करेंगे? बागवानी, प्रोडक्शन ऑफ वीट, प्रोडक्शन ऑफ वीट को सर बागवानी में शामिल नहीं करेंगे। राइस को नहीं सर, बजरा को नहीं सर, किसको? प्रोडक्शन ऑफ टी, चाय का अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उसको बागवानी फसल। क्लियर? हिंदी में एक बार देख लो, निम्नलिखित में कौन सा क्रिया बागवानी के अंतर्गत आती है? तो बागवानी के अंतर्गत क्या आएगा सर? चाय का उत्पादन बागवानी के अंतर्गत। क्लियर? अगला सवाल, हु ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो होती है तो कौन सा एग्जाम्पल आपके पूछा जा रहा है? नहीं है, नॉट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाउकर क्या है? फेरी वाला जिसको बोलते हैं, फेरी वाला, ड्राइवर ऑफ गवर्नमेंट बस, ओनर ऑफ ब्यूटी पार्लर, या ओनर ऑफ सीमेंट शॉप, है ना? सीमेंट शॉप। क्या पूछा जा रहा है? कौन सा फेरी स्वनियोजित नहीं है? नहीं है पूछा सर। फेरी वाला भी स्वनियोजित नहीं होती। क्या पूछा? स्वनियोजित नहीं है ना। देखो देखो देखो, सीमेंट दुकान का जो मालिक है ये तो स्वनियोजित है, तो ये नहीं हो। ब्यूटी पार्लर का मानकीन है सर, ये भी स्वनियोजित ही है सर। जो फेरी वाला है, कब कूड़ा उड़ा उठाने वाला आता है, ये भी क्या है? स्वनियोजित ही होता है, ये भी नहीं होगा। सरकारी बस का जो ड्राइवर है ये स्वनियोजित, ये किसी का अंडर में काम, सरकारी बस का ड्राइवर किसी का अंडर में काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, किसी का अंडर में काम कर, है ना? अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डिले वेज वर्कर, निम्नलिखित किस व्यक्ति को दिहाड़ी मजदूर कहा जाएगा? सर दिहाड़ी मजदूर किसको कहेंगे? दिहाड़ी मजदूर उसको कहेंगे, सरकारी विद्यालय का शिक्षक को दिहाड़ी नहीं सर, रेगुलर वेतन वाला होता है। फेरी वाला भी नहीं बोलेंगे सर, मोची नहीं होता। भवन निर्माण में कार्यरत जो मजदूर होता है ना, तो दिहाड़ी मजदूर, है ना? क्या बोलेंगे? दिहाड़ी मजदूर बोलेंगे किसको? भवन निर्माण में जो कार्यरत मजदूर होता है उसको। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग मीन कैन सेव एनर्जी द मोस्ट, है ना? निम्नलिखित में से किस साधन से ऊर्जा का सर्वाधिक बचत की जा सकती है? बताओ कौन सा? सीएफएल, एलईडी, ट्यूबलाइट या जनरल बल्ब, कौन सा बल्ब से अधिक हम ऊर्जा का बचत कर सकते हैं, एनर्जी को अधिक से अधिक सेव कर सकते हैं? तो किसका, किसका होना चाहिए आंसर? तो सर आंसर होना चाहिए एलईडी बल्ब से अधिक हम लोग क्या करते हैं? अधिक से अधिक एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ऊर्जा का बचत कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? 36 का बी हो जाना चाहिए। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन बी एडॉप्टेड फॉर सुटेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास में निम्नलिखित में कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है? धारणीय विकास का बात हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात हो रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किससे? रासायनिक खाद का प्रयोग से सस्टेनेबल का बात हो सकता है? नहीं सर, रासायनिक खाद से सस्टेनेबल का बात नहीं हो। ताप ऊर्जा का करेंगे उपयोग तो सस्टेनेबल का होगा। ताप कोयला से बनता है, कोयला को अधिक से अधिक यूज करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात कहाँ से होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात होगा सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करें, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, तो क्या होगा? सौर ऊर्जा का प्रयोग अधिक से अधिक करेंगे। तो क्या किसका बात करेगा? धारणीय विकास का बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात। अगला सवाल 38, इन विच स्टेट वाज ओपिको मूवमेंट, ओपिको मूवमेंट कहाँ से लॉन्च किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था? तो सर ओपिको मूवमेंट स्टार्ट किया था कहाँ से? उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ओपिको में पूछ रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, चिपको, देखो उत्तराखंड में चिपको है, उत्तराखंड में क्या है? चिपको, याद रखना उत्तराखंड में चिपको। लेकिन अगर ओपिको के बारे में पूछे तो कर्नाटक याद रखना। ओपिको आंदोलन किस राज्य से? तो कर्नाटक से लिंक होना।
ठीक, अगला सवाल। ठीक, 39 नंबर देख लो। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कौन? द ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो होती है, अभियान किस देश ने लागू किया था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब क्या बताए थे? ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक ऐसा योजना था जिसमें देश में हर एक व्यक्ति को क्या बताया गया कि आप अपने घर में कम से कम एक उद्योग जरूर लगाना, है ना। ये किस देश की योजना है? तो सर ये चाइना का योजना है। किसका है? चाइना का है सर। चाइना ग्रेट लीप फॉरवर्ड का बात करता है। अगला सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज फर्टिलिटी रेट इज हाईएस्ट? किस देश में प्रजनन दर सबसे अधिक है? बताओ बताओ बताओ। हम बताए, ये पिछले बार भी है, आया था। सर इस देश का कोई काम नहीं हो, इस देश में प्रजनन दर अधिक होगा। प्रजनन दर किस देश में अधिक है? पाकिस्तान में सर अधिक स्पीड से चलता है बच्चा प्रजनन। ठीक है, तीन चारों ऑप्शन में क्या होना चाहिए? पाकिस्तान। तो चलिए दोस्तों, अभी हम 40 कर लिए, यानी 2022 कंप्लीट, 2023 कंप्लीट, 2024 कंप्लीट, 2025 कंप्लीट। इन चारों 4 साल का हम लोग अभी पीवाईक्यू कर लिया। तो आप लोग बताइए ये क्लास कैसा लगा, एक बार कमेंट में जरूर बताइए। और जो दोस्त अभी तक इकोनॉमिक्स नहीं किया, बस ये वाला क्लास करवा देना, सच में एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में भी बताइए, जरूर बताइए कमेंट में बताने से मोटिवेशन मिले। ठीक, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।